हम आपको डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं। आपका नंबर गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल हुआ है। हम टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोल रहे हैं। जालसाजों ने 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट हुआ है। आप जागरूक रहिए, आप चेक करिए आपने कितनी सिम ली थी, क्या वो सिम आप ही की हैं? मैंने देखा मेरे नाम से 8 सिम इशूड हैं। कई बार है, लेकिन OTP आपने नहीं शेयर किया, फिर भी पैसे डेबिट हो गए। SMS फॉरवर्डिंग कहते हैं। आपने जो वो लिंक पे क्लिक करा उसमें एक मेलवेयर था, उस मेलवेयर का नाम था SMS थीफ। गूगल पे ट्रस्ट किया जा सकता है? अगर हम Gmail अगर हमने 2 स्टेप वेरिफिकेशन किया है तो क्या वो सेफ है? गूगल पे ना 2 स्टेप से अब काम नहीं चलेगा। गूगल भी खुद कहता है अब आप MFA करिए। MFA मल्टी फैक्टर। क्या तुमने अपना डिवाइस अपडेट किया? नहीं किया। क्या आपने पिछले 5 साल में पासवर्ड बदला? बोले नहीं साहब नहीं बदला। अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा 16 बिलियन पासवर्ड्स लीक हो गए। एक आदमी ने फोन किया, टंडन साहब बोल रहे हैं? बोले हाँ। इस मकान में रहते हैं? बोले हाँ। आखिरी बिल इतने का दिया था? बोले हाँ। इस बार का बिल बकाया है और ये लास्ट डेट निकल चुकी है, हम बिजली काट रहे हैं। हम क्या कहेंगे? अरे नहीं साहब मत काटिए। तो हमने आपको एक लिंक या ऐप भेजा है, फौरन जमा करें उस पे पैसे। अब वो ऐप फर्जी था। आपने जैसे ही इंस्टॉल किया आपका फोन हैक हो गया। अभी जब से हम देख रहे हैं रील्स कल्चर आया है, शॉर्ट्स कल्चर आया है, तो मतलब देखो फोन कभी बच्चों के लिए बना ही नहीं था, एडल्ट्स के लिए बना था और आपने वो बच्चों को एज अ खिलौना दे दिया। उत्तर प्रदेश का एक केस है जहाँ पे एक रिटायर्ड ऑफिसर के 36 लाख रुपए चले गए जब उनका बच्चा कोई उन्हीं के फोन पे बैटल ग्राउंड गेम खेल रहा था। इतना एडिक्टिव था कि उसने 36 लाख रुपए की बंदूकें खरीदी। अगर किसी का फोन आज की तारीख में चोरी हो जाए या गिर जाए या खो जाए, पहला काम सिम ब्लॉक, दूसरा काम सिम री इशू, तीसरा काम ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट। बाई चांस आपका अकाउंट हैक हो गया तो उसके बाद का क्या सॉल्यूशन? जैसे इंस्टाग्राम कहता है instagram.com/hacked पे आइए फौरन। वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा, आपसे वीडियो सेल्फी मांगेगा और कुछ स्टेप्स करवाएगा और आपसे वो ईमेल मांगेगा जो आप चला पा रहे हैं। मेरा ईमेल का पासवर्ड और मेरे इंस्टाग्राम का पासवर्ड सेम है, ये गलत है। बहुत सारी डेटिंग एप्स आती हैं, उसमें क्या बैकग्राउंड है किसी का नहीं पता। धारा 67 में 3-3 साल की जेल है इसमें। अगर किसी का डीप फेक बन गया उसको क्या करना चाहिए? इमीडिएट रिपोर्ट करना चाहिए cybercrime.gov.in पे। अगर किसी के साथ साइबर क्राइम हो गया बाई चांस, पैसे चले गए, रिकवर हो पाते हैं? अभी किसी के 5 लाख रुपए गए थे, 3.5-380 के करीब बच गए। नमस्ते इंडिया, आप देख रहे हैं नो द नेशन पॉडकास्ट गरिमा के साथ। आजकल हर दूसरे दिन कोई डीप फेक वीडियो वायरल होता है, कभी किसी सेलिब्रिटी का, कभी किसी पॉलिटिशियन का। दिखने में एकदम रियल लगता है बट होता है डीप फेक। AI, फेस स्वैप, चैट GPT सब कुछ इवॉल्व हो रहा है, साथ ही इवॉल्व हो रहे हैं डिजिटल स्कैम्स। सवाल ये है कि क्या हम इन नए रिस्क के लिए रेडी हैं? और इसीलिए आज हमारे साथ हैं एक ऐसे एक्सपर्ट जो तकरीबन 20 साल से भी ज़्यादा हो गए तब से साइबर सेफ्टी पे काम कर रहे हैं। CID हरियाणा के साइबर कंसल्टेंट रहे हैं, CBI एकेडमी, BPRD और कई पुलिस एकेडमीज में लॉ इन्फोर्समेंट को ट्रेन कर चुके हैं और 80 लाख लोगों को साइबर सेफ रहने की ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। साइबर स्पेस में इंडिया की ट्रस्टेड वॉइसेस में से एक हमारे साथ हैं डॉक्टर रक्षित टंडन। वेलकम टू नो द नेशन पॉडकास्ट सर। धन्यवाद गरिमा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। सर, कितना ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी आज की डेट में 2025 न्यू इंडिया में? ज़रूरी नहीं, ये अब हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा बनना चाहिए। ये मैं इसको साइबर सुरक्षा को कल्चर बोलना चाहता हूँ कि आप इसे अपना कल्चर की तरह एक्सेप्ट करें, तब तो आप सीधे और सुरक्षित चलेंगे। ये कोई वो नहीं है कि आज चलिए हमने एक वर्कशॉप अटेंड कर ली, हमने एक टिप सीख लिया, उससे काम चलेगा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर गूगल्स और फेसबुक्स को 10-10 साल लगे थे बिलियन यूज़र्स करने में, तो AI ने सिर्फ 2 महीने में 100 बिलियन क्रॉस कर लिया था। तो आज AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, रोज़ हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं एक नई चीज़ हमें पता चलती है। तो साइबर सुरक्षा को आप अपनी ज़िंदगी में एक कल्चर की तरह एक्सेप्ट करें कि अगर मेरे पास डिजिटल डिवाइसेस हैं, जैसे मैं आम जिंदगी में नहीं कहते हैं साइबर हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, हाथ धो के खाना खाइए।
अपनी डाइट का ध्यान रखिए, कितना खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, क्योंकि गलत खा लिया तो तबीयत खराब होगी। ऐसे ही अब मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल करूंगा डिजिटल दुनिया में। सबसे पहले आपकी डिजिटल डाइट, मतलब आप जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसा है। आप गरिमा जी का पॉडकास्ट देख के कुछ अच्छा सीख के एम्पावर हो रहे हैं, इट इज़ पॉजिटिव डिजिटल डाइट, इट इज़ गुड डिजिटल डाइट। और आप गंद कूड़ा है, गाली गलौज वाले कोई देख लिया, कोई लड़ाई झगड़ा, मर्डर, रेप, इस तरह का कोई कंटेंट अगर आप बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, या किसी को चिढ़ाना या किसी को बुली करना, तो वो वैसे ही थॉट्स आपके अंदर सीड इन कर रहा है, यानी कि आपकी जो डिजिटल डाइट है वो थोड़ी नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो जैसे डाइट का बैलेंस होना ज़रूरी है, ऐसे हमारी डिजिटल डाइट। फिर साइबर हाइजीन, क्या तुमने अपना डिवाइस अपडेट किया? नहीं किया। क्या आपने पिछले 5 साल में पासवर्ड बदला? बोले नहीं साहब नहीं बदला। अभी थोड़े दिन पहले आपने जून में सुना होगा 16 बिलियन पासवर्ड्स लीक हो गए। जब ये लाइन आप पढ़ते हैं तो उसका मतलब ये है कि जो हैकर की दुनिया है उनको आपके पासवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। आपका फ़ोन है ये अब एक डिजिटल वॉलेट है, ये डिजिटल वॉल्ट है। आज इसमें मेरा यूपीआई है, आज इसमें मेरा क्रेडिट कार्ड है, मेरी सेविंग्स हैं, मेरी जो मैंने पैसा निवेश किया है उसको आप लोग डीमैट अकाउंट्स बोलते हैं। और आप उसी फ़ोन में किसी भी ऐरे गहरे ऐप को डाउनलोड कर रहे हो बिना देखे, सही है गलत है, फेक है, कोई वायरस तो नहीं है। तो ये सब साइबर हाइजीन का हिस्सा होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमें डाउनलोड करनी है और नहीं करनी है। मैं एक अनजान आदमी की तरह कभी भी केमिस्ट पे जाके नहीं कहता हूँ मुझे दवाई खिला दो या ये नीली गोली खिला दो, आज मन कर रहा है। मैं कब खाता हूँ? जब एक ऑथराइज्ड डॉक्टर मुझे पर्चा लिख के देता है। तो इसी प्रकार से जब आप साइबर दुनिया में जागरूक नहीं है, जानकारी नहीं है, तो फिर आप कैसे, किसी एक आदमी ने फ़ोन किया कि अरे साहब आज आपका बिजली का बिल कट रहा है, आप, और उसने 2 बातें बोल दी। क्यों बोली? क्योंकि उस पर आपका डेटा गलती से पहुंच गया। ये जो चोरी वोरी होता है, टंडन साहब बोल रहे हैं, बोले हाँ इस मकान में रहते हैं, बोले हाँ आखिरी बिल इतने का दिया था, बोले हाँ इस बार का बिल बकाया है और ये लास्ट डेट निकल चुकी है, हम बिजली काट रहे हैं। हम क्या कहेंगे? अरे नहीं साहब मत काटिए, तो हमने आपको एक लिंक या ऐप भेजा है, फौरन जमा करें उस पर पैसे। अब वो ऐप फर्जी था, आपने जैसे ही इंस्टॉल किया आपका फ़ोन हैक हो गया, आपके OTPs चले गए, आपके पासवर्ड चले गए, और फिर आप हमारे पास शिकायत लेके आते हैं कि साहब मेरा पैसा चला गया। तो आज साइबर सुरक्षा को आप एक कल्चर बनाइए। और जितने नागरिक हैं, इन्हें मैं डिजिटल नागरिक बोलता हूँ, इनकी भी एज है। जैसे स्कूलों में नहीं होता नर्सरी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, तो आप एक नर्सरी के बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अलजेब्रा की एल्गोरिथम सॉल्व कर लेगा। तो ऐसे ही हमारी साइबर दुनिया में जो डिजिटल नागरिक हैं उनकी श्रेणियां हैं। एक बच्चा, आपने 3-4 साल के बच्चे को फ़ोन दे दिया। दूसरा टीनेजर, जो सोशल मीडिया से वाकिफ़ होता है, नए नए दोस्त बनाता है, गेम्स खेलता है। तीसरा ये जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो आज यंग इंडिया है, जो MBAs हैं, BTechs हैं, जो कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। और फिर एक जनरेशन आती है हमारी जो मिड 50s और 60s वाली, और फिर एक लास्ट आती है सीनियर सिटीजन्स, हमारे दादाज और दादी। तो सबके जो थ्रेट्स हैं ना वो अलग अलग लेवल हैं, और इसमें फिर जेंडर बेस्ड थ्रेट्स भी आते हैं कि मेल्स के साथ कुछ नए तरह के थ्रेट्स हैं और फीमेल्स के ऊपर किस तरह के। तो जब ये आप इस पूरे इकोसिस्टम को समझना शुरू करो, और देखो डेटा बहुत है हमारे पास। अब तो मैं बोलता भी हूँ कई जगह कि ये साइबर क्राइम मत बोलो, इसे साइबर डेमिक बोलो। जैसे पेंडेमिक नहीं आया था, तो हमें याद है वो अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुना करते थे फ़ोन पे, कॉल मिलाते। अब हम लोगों को उन्हीं की आवाज़ फिर डालनी पड़ी, लोगों को जागरूक करने के लिए कि डिजिटल अरेस्ट से बचिए। तो ये जो आप सुन रहे हैं, तो दिस मीन्स कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, क्राइम बढ़ रहा है, कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अवेयरनेस लेवल कम है। इसलिए साइबर जागरूकता बहुत ज़रूरी है। आपने 70 लाख से ज़्यादा लोगों को इसकी ट्रेनिंग भी दी है। 80 हो गए, 80 लाख हो गए हैं। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने मेरे साथ 2008 में करी थी। एक संस्था है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और मिनिस्ट्री ऑफ IT का एक बॉडी है निक्सी। उन्होंने 2008 में ये विजन किया कि भाई साइबर जागरूकता स्कूलों से शुरू की जाए, क्योंकि यंग जनरेशन ही फ़ोन चलाती है। बल्कि माँ बाप तो कह भी देते हैं अरे भाई हमारे बच्चे ने हमें सिखाया है फ़ोन चलाना। तो वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट, और जब मैंने ये जर्नी शुरू करी तो वो मेरा फिर पैशन बनता चला गया। उसके बाद मैं पुलिस से जुड़ा, लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग स्टार्ट करी,
पुलिस को ट्रेन करना, फोरेंसिक्स में आया, इंसिडेंस रिस्पांस में आया, फिर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में आया, फिर कॉर्पोरेट्स के इंसिडेंट्स आने लगे। तो साइबर सुरक्षा की हम जिसमें बात करें, अगर हम इंटरनेट एक्सेस अगर हम देखें तो लगभग 2011-12 के बाद से ज़्यादा हो गया जी और चीपर डेटा हो गया, तो हर किसी के पास एक्सेस है इंटरनेट का और हर किसी के पास फ़ोन है, चाहे वो ग्रॉसरी सेलर हो, कोई भी हो, हर किसी के पास स्मार्टफोन्स हैं आजकल और उसमें वो डिफरेंट टाइप का कंटेंट देख रहे हैं। अभी जब से हम देख रहे हैं रील्स कल्चर आया है, शॉर्ट्स कल्चर आया है, तो मतलब आपका फोकस भी नहीं है एक वीडियो पे, आप 1 मिनट का वीडियो भी नहीं सुनते हो, आप सीधा स्क्रॉल करते हो नेक्स्ट। तो आपके पास इतना कंटेंट है, इतना डेटा आ रहा है, कैसे पता चलेगा क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कौन सी एज ग्रुप किस टाइप का कंटेंट देख रही है, क्या ये मॉनिटर होता है? मॉनिटर तो नहीं होता है, लेकिन हाँ जो आजकल एआई है और उनकी एल्गोरिथम्स हैं वो इन चीज़ों को ज़रूर देखती हैं। तो आप अभी अपना एक ब्रांड न्यू फ़ोन उठाइए, उसमें एक ब्रांड न्यू सोशल मीडिया इंस्टॉल करिए, एक नई आईडी डालिए और उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइप का जॉनर का वीडियो देखा, जैसे मान लीजिए फनी किड्स, और आपने वो छोटे बच्चों की हंसी मजाक वाले कुछ 4 वीडियो, अब उसके बाद आपकी एक एल्गोरिथम उसने पकड़ ली। अब आप अगली बार जब भी अपना वो सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो आपको वही टाइमलाइन दिखाई देगी। प्लस आजकल वो कुकी ट्रैकिंग भी करते हैं, आपकी कुकी ट्रेसिंग, वो कहते भी हैं जब आप इंस्टॉल करते हो इन ऐप्स को, वो खुलेआम कहते हैं कि हम आपकी सर्च हिस्ट्री ये सब चीज़ों को कलेक्ट करेंगे। तो अब उसने देखा कि मैंने अभी अभी रास्ते में आते समय एक नई घड़ी को ढूंढने की कोशिश करी, तो अब अगली बार जब मैं अपनी टाइमलाइन खोलूंगा तो मुझे घड़ी से रिलेटेड विज्ञापन मिलेंगे। हाँ, वो होता है। मैंने सिर्फ शिकायत करी कि आज फ्लाइट के अंदर मैं नहीं रेस्ट कर पाया क्योंकि कुछ छोटे बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और रो रहे थे। उसके बाद मैं उतरा, एयरपोर्ट से होटल तक जा रहा था, मैंने अपना सिर्फ इंस्टाग्राम ये चेक करने के लिए खोला कि कई बच्चे हमें अपनी कंप्लेंट्स और इश्यूज़ के लिए सवाल पूछते हैं, बहुत पूछते हैं, और मैं सबको जवाब देता हूँ। तो मैंने लाओ देखूं तो पता चला पहली रील जो मुझे दिखनी शुरू हुई उसमें हवाई जहाज में बच्चे चिल्ला रहे हैं। तो आई थिंक देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एल्गोरिथम, और आज एआई आपको लर्न कर रहा है। तो आज ये कंटेंट का डिसीजन अब हमारे हाथ में रह ही नहीं ये है। हमने भी देखा है, सपोज अगर 2-3 फ्रेंड्स मिलके बात कर रहे हैं, सपोज किसी न्यू साइकिल की बात कर रहे हैं, किसी कार की बात कर रहे हैं, किसी लैपटॉप की बात कर रहे हैं, जो भी टॉपिक होता है वो शायद वर्ड पिक करता है और आपको अमेज़न वगैरह पे भी सिमिलर चीजें दिखने मिलती हैं, आपको रील्स वीडियोस सिमिलर देखने को मिलती है। बिल्कुल। तो क्या ये सब कुछ ट्रैक हो रहा है, वॉइस भी बिल्कुल। ट्रैक हो रही है? क्योंकि हमने जब ये एप्स इंस्टॉल किए तो हमने माइक्रोफोन की परमिशन दे रखी है, और वो माइक्रोफोन से वो कीवर्ड्स एक्सेस कर रहा है, सुन रहा है, लिसनिंग है। देखिए आप आजकल के स्मार्टफोन्स में गूगल होता है, सिरी होता है, एलेक्सा होता है, तो उसमें कोई ऑन ऑफ का बटन थोड़ी है, वो बीकन मतलब वो रेडी है, सुनने में के लिए रेडी है, यानी कि सराउंडिंग सुन रहा है। जैसे ही आप कमांड दोगे हे सिरी, वो एक्टिवेट हो जाएगा जी। और फिर वो जो आप बोलोगे वो उसको सुनेगा और उसका जवाब आपको देगा। तो अब जब वो सुन रहा है तो वो ये भी सुन रहा है कि मैंने अभी अभी आपसे कहा कि साहब आज हम बारिश में फंस गए, तो अब वो बारिश में फंस गए तो पता चलेगा कि हमें बारिश में फंसे और रिलेटेड वाटर लॉगिंग के कंटेंट्स आने शुरू हो जाए। तो ये एक आपकी अपनी समझ भी है, आपको क्या कंटेंट देखना है क्या नहीं देखना है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि बच्चों में हम एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि वो जो भी एप्लीकेशन कंज्यूम करें, यहाँ पे पेरेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पे बस पेरेंट चूक कर जाते हैं, रियल लाइफ में नहीं करते हैं। बेटे ने कहा पापा मैं गाड़ी से जाऊँगा, नहीं आप पे लाइसेंस नहीं है, आप अभी गाड़ी नहीं चला सकते। पापा मैं अकेले दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, नहीं आप बच्चे हैं, आप नहीं जा सकते हैं। तो असल ज़िंदगी में तो हमने बड़े सारे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के कानून बना रखे हैं। आपने एक 9 साल के बच्चे को फ़ोन दिया, और मैंने अभी पूछा अभी एक कार्यक्रम में कि एक 9 साल का बच्चा और उनकी मदर बैठी थी, बेटा आप कौन सा गेम खेलते हैं? उसने एक गेम का नाम लिया। मैंने जैसे ही प्ले स्टोर पे वो गेम उन्हीं के सामने खोला तो उसके साफ नीचे लिखा हुआ था कैपिटल M 17+। M का मतलब मैच्योर और 17+ मतलब ये गेम 17 साल से ऊपर के बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है। आज आप कोई भी ऐप देखोगे एप्पल पे या एंड्रॉयड पे, उनके प्ले स्टोर में उनके नीचे एक एज रेटिंग होती है। मेरा सिर्फ एक ये सवाल है उन पेरेंट्स से कि आपने 9 साल के बच्चे को 17+ वाला कंटेंट दे दिया और उसके बाद आपकी शिकायतें क्या है? इनकी बातें देखो बच्चों की, आजकल कैसी बातें करते हैं, सुनते ही नहीं हैं। तो क्यों? कहीं तो गड़बड़ हो रही है ना। स्कूल में हो रही है? नहीं। घर में पेरेंट्स से हो रही है? नहीं। बीच में कोई एक नई यूनिवर्सिटी क्रिएट हुई है। जब मैं अभी आपके आने से पहले एक प्रिंसिपल का फ़ोन आता है कि साहब हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर किसी ने बहुत गंदा कंटेंट
बच्चों के बारे में और अभिभावकों के बारे में और टीचर्स के, शिक्षकों के बारे में डाला हुआ है। एंड गंदा जब मैं बोल रहा हूँ तो आई एम नॉट एबल टू डिफाइन, बट इट इज एक्चुअली ऑब्सीन, अब्यूजिव एंड वेरी डिफेमेटरी। और ये तीनों अगर आप आईटी एक्ट में पढ़ें तो कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा कि इस पे कानूनन सजा है। बच्चे इसे कूल समझ रहे हैं, प्रैंक समझ रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो इससे लाइक्स बढ़ेंगे, वीडियोस पे वायरल होगा, और उनकी कोई अंदर की एक डार्क इमोशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि मैंने देखो मजाक उड़ा दिया। ये कानूनन अपराध है। स्कूल हमेशा चाहता है बच्चों को प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना। हमें भूलना नहीं चाहिए, दिल्ली के अंदर कुछ साल पहले एक घटना घटी, 22 बच्चों को दिल्ली साइबर सेल ने एप्रीहेंड किया। उनको 15-15, 16-16 साल के थे, जिन्होंने ग्रुप बना के गंदी गंदी भाषा में बात करी और गंदी गंदी तस्वीरों का आदान प्रदान किया। देखो, फोन कभी बच्चों के लिए बना ही नहीं था, एडल्ट्स के लिए बना था, और आपने वो बच्चों को एज अ खिलौना दे दिया। अब कोई पेरेंट आके कहता है अरे साहब ये तो ना कोविड की वजह से हो गया। नहीं, कैसे? बोले साहब कोविड में ऑनलाइन क्लासेस हुई तो हमें देना पड़ा। तो मैंने, रुको, कोविड में तो तुमने मास्क भी लगाया था, आज लगाए हुए हो? बोले नहीं। मैंने, कोविड में तो तुम घर में बंद थे, निकलते तक नहीं थे, आज? कोविड में तो तुम हाथ से सामान नहीं छूते थे, तुम्हारे हाथ में रुमाल कम, सैनिटाइजर ज्यादा रहता था, आज है? बोले नहीं। तो मैंने उस समय मजबूरी थी, आज क्या मजबूरी है? आज तो स्कूल खुले हुए हैं ना, आज तो होमवर्क मिल रहा है ना। तो आप उस स्क्रीन टाइम को एज अ पेरेंट बैलेंस नहीं किए, और अब आपकी शिकायतें कि बच्चा एडिक्ट हो गया है। और ये मोबाइल एडिक्शन बहुत ज़्यादा है बच्चों में। इनफैक्ट पेरेंट्स बहुत छोटे बच्चों को भी, जो मतलब 2.5-3 साल के बच्चे भी होंगे, उनको भी फ़ोन देते हैं फॉर राइम्स देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, और वो थॉरली मतलब उसी में घुस जाते हैं बच्चे, और उनका एडिक्शन बन जाता है। अगर छोटे बच्चों को डिजिटल इंटरेक्शन कराना है तो अपने लिविंग रूम में बड़ी स्क्रीन के ऊपर आप उसके हाथ में रिमोट नहीं देंगे। एक यूट्यूब किड या कोई भी यूट्यूब पे पोएम ढूंढ के चाइल्ड अकाउंट से उसे आप 15-20 मिनट के, और उसे पहले बचपन से ही सिखाओ कि व्हाट इज स्क्रीन टाइम। जैसे हमें बचपन से सिखाया गया कि खेलने का समय 1 घंटे, होमवर्क का इतना और सोने का इतना, और सोने के लिए लाइट बंद, इतने बजे बेड में जाना ही जाना है। ये डिसिप्लिन बनाए गए जब हम बच्चे थे, तो वो बनाया जा सकता है अगर आप शुरू से फीड इन करें। लेकिन आप शुरू से क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमारी अपनी कुछ वीकनेसेस हैं, मैं बिजी हूँ, मेरे को अपना लैपटॉप पे काम करना है, बच्चा मेरा क्रैंकी हो रहा है, मुझे कंपनी की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भेजनी है, मैंने तो उठा के उसको फोन दे दिया, उसकी एल्गोरिथम बदलनी शुरू हुई, गलती से उसने वायलेंट या गलत कंटेंट देखा, अब हम शिकायत लेके आ रहे हैं मेरा बच्चा बड़ा एग्रेसिव हो गया। काफी सारे गेम्स भी हैं जिसमें ये लोग बैटलफील्ड या पबजी वगैरह जो गेम्स ये लोग खेलते हैं, तो उसमें मैंने ये भी देखा है कि कई बार ये होता है कि आपने मम्मी का फोन ले लिया है, उसमें पेटीएम ऑलरेडी है, और उसके बाद उसमें अगर कुछ आपको उसमें बुलेट्स ऐड करनी है तो आपकी बुलेट्स खत्म हो गई है, अब आप एडिक्टेड हो, आपको वो गेम खेलनी है, तो आपने उसको पेटीएम से 20,000 30,000 रुपए सीधा अकाउंट से उसको मतलब डेबिट हो गया, और आपकी वो बुलेट्स मिली हैं बदले में उसको, और पेरेंट्स को पता ही नहीं है ये चीज़, बहुत बाद में पता चलता है जब लाखों का नुकसान हो गया, और बच्चे को पता नहीं कि वो पेटीएम से क्या जा रहा है, क्योंकि वो बस गेम के लिए खेल रहा है, रीफिल हो रही है उनकी बुलेट्स। तो उसके लिए कैसे अवेयरनेस है कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अपना फोन बच्चे को ना दें। आपका फोन नहीं है वो फोन, वो आपका बटुआ है, वो आपका बैंक है। मेरे बेटे ने आइसक्रीम के लिए पैसे मांगे, मैंने बटुआ नहीं दिया, मैंने 10 का नोट निकाल के दिया। मैं क्रिकेट खेलने के लिए बॉल के पैसे मांगे, मेरे माँ बाप ने मुझे पैसे दिए और मैं बॉल खरीद के लाया। आज बच्चों का गेम बदल गया है, आपने वो गेम खेलने दिया, पहली बात उनकी एल्गोरिथम्स एडिक्टिव हैं, वो रिवॉर्ड बेसिस पे चलती है, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल। फोन छीनो तो बच्चों का ऐसा लगता है आईसीयू पेशेंट का ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया आपने, इसे कहते हैं एडिक्शन। अब आपने एक फोन दे दिया जिसमें आपके वॉलेट्स हैं, बैंक से यूपीआई हैं और पता नहीं क्या क्या है। और एक बड़ी आयरॉनिकल बात है जो सुनने में आती है कि बेटे को मेरा पासवर्ड पता है, मुझे बेटे का पासवर्ड नहीं पता है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। उत्तर प्रदेश का एक केस है जहाँ पे एक रिटायर्ड ऑफिसर के 36 लाख रुपए चले गए जब उनका बच्चा कोई उन्हीं के फोन पे बैटल ग्राउंड गेम खेल रहा था। इतना एडिक्टिव था कि उसने 36 लाख रुपए की बंदूकें खरीदी उस गेम के लास्ट पड़ाव पे जाने के लिए। एक मदर के अकाउंट से 10 लाख रुपए निकल गए जब उसका बेटा उनके सिस्टम पे गेम खेल रहा था बंबई के अंदर। ऐसी घटनाएं हम रोज सुनते।
अच्छा, जब ये पैसे कटते हैं ना, ये छोटे छोटे अमाउंट्स में कटते हैं तो आपको दिखता नहीं है, और जब ये बड़ा अमाउंट हो जाता है तब आप अलर्ट होते हो। Yes. तो भाई पहली बात, अगर आपके फोन में किसी भी प्रकार का पेमेंट मोड एक्टिवेटेड है, आप किसी नादान बच्चे के हाथ में फोन मत दीजिए, क्योंकि मेरे बच्चों को बैंकिंग नहीं आती है। उनको ये यूपीआई मैंडेट, एनईएफटी, ये शब्द समझ में जनरली नहीं आते। पब्लिक उनको लगता है कि मतलब तो गेम ही खेल रहा है, तो उसको गेम खेल रहा है। हाँ पेटीएम तो कुछ करेगा नहीं, तो गेम खेल रहा उसको है, पर डायमंड्स वहीं पे चाहिए, ऑप्शन आता है। हाँ, उसको पासेस चाहिए, डायमंड्स चाहिए, एक्स्ट्रा हाँ। लाइफ चाहिए। जी। तो देखिए, बच्चे को बच्चे का डिवाइस दीजिए, चाइल्ड डिवाइस। पेरेंटल कंट्रोल एप्स आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, उन्हें डाल के रखिए, आपका बच्चा उससे सुरक्षित रहता है, और आपकी परमिशन के बिना वो कोई खरीद वरीद नहीं सकता। और अगर हाँ, ये भी मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि कई बच्चों से हमने सुना है कि वो कुछ ऐसे गेम्स हैं जो खरीदने पड़ते हैं, पेरेंट्स दिलाते नहीं हैं, तो वो बच्चे उसकी जो पायरेटेड फाइल होती है, हमारे यहाँ उसको टेक्निकली एपीके बोलते हाँ, हैं, एपीके फाइल डाउनलोड कर एंड्रॉइड लेते हैं। पैकेज किट फाइल होती है, वो उसे डाउनलोड कर लेते हैं, एसएमएस की परमिशन ले ली, कॉन्टैक्ट्स की परमिशन ले ली, तो ये बहुत रिस्की होता जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा पेरेंट्स को कि आप दें टेक्नोलॉजी का एक निर्धारित टाइम हो, स्क्रीन टाइम कंट्रोल करें, बच्चे में एडिक्शन ना आने दें, उसको रियल टाइम में, रियल लाइफ में भी खेलना चाहिए, बाहर भी खेलना चाहिए, फुटबॉल खेले, बाहर जाके खेले, घुटने में चोट लगने दो, कोई बात नहीं, उंगली से 5 घंटे कौन फुटबॉल खेलेगा। स्क्रीन टाइम कंट्रोल करिए, और जिस गेम में भी अगर पेमेंट इन्वॉल्व है तो पेरेंटल गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ अपने टाइम बचाने के लिए अपने पिन्स, पासवर्ड्स और कार्ड डिटेल्स बच्चों को ना दें, और वो डिवाइस तो कभी ना दें जिसमें आपका बैंक, वॉलेट्स और पेमेंट्स कनेक्टेड हैं, बच्चों को ना दें। बच्चे नहीं, मैं नहीं कह रहा हर बच्चा गलत करेगा, लेकिन गलती हो जाएगी, उसे पता ही नहीं है। क्योंकि मैं पूछता हूँ बच्चों से, आपको पता है व्हाट इज अ यूपीआई मैंडेट? बोले नहीं साहब। मैंने एनईएफटी का फुल फॉर्म पता है? बोले नहीं साहब। मैंने एलओएल का पता है? बोले हाँ ये पता है। ये पता है। तो आप समझो ना, वो बच्चे हैं, हाँ, राइट। वो 12th के बाद या 11th में कॉमर्स में उन्हें अकाउंट्स वगैरह जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, 8th और 9th के बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कि डिजिटल बैंकिंग के कितने तरीके होते हैं, और क्या बड़ों को तो आज तक समझ में नहीं आया, तभी तो इतने स्कैम्स हो रहे हैं। छोटे बच्चे कई जगह वीपीएन लगा के गेम खेलते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है? वीपीएन नहीं, देखो अब देखो, ये एक बड़ा डिबेटेबल सब्जेक्ट है गरिमा। वीपीएन्स आपको कई जगह बचाते हैं, आपकी आइडेंटिटी को बचाते हैं, और ये जो हम अभी बात कर रहे थे ना इतनी देर से कि हमने ये देखा तो ये आने लगा, उसने ये सुन लिया, तो इसे वीपीएन का एक अच्छा इस्तेमाल भी है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। लेकिन हाँ, बच्चे ये समझते हैं कि ये गलत कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे, मतलब हमारी लोकेशन चेंज हो जाएगी। तो मान लीजिए भारत सरकार ने बहुत समझदारी से एक गेम बैन किया कि भाई वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो कंट्री उसे चला रही है वो आपका निजी डेटा चुरा सकती है, और डेटा ही इस समय सब कुछ है। तो बच्चे को तरकीब आ गई कि अरे साहब वीपीएन लगा देंगे दूसरी कंट्री का, तो ये गेम इंडिया में चलने लगेगा। हाँ, मतलब उनका मोटो बेसिकली ये है कि वो गेम चलना चाहिए या वो ऐप खुलना चाहिए। जैसे बहुत सारी चाइनीज ऐप बैन हुई अभी कोविड के टाइम पे, बहुत सारे बैन किए हाँ, चाइना के ऐप्स, उसके बावजूद भी वीपीएन लगा के वो चला रहे हैं। अभी आपने घटना सुनी, नोएडा में हमारे साइबर सेल ने बड़ा अच्छा काम किया। हमारे स्कूलों पे एक धमकी आई कि साहब आपके स्कूल में कुछ गलत बम है और क्या है, एनोनिमस मेल थी, उसमें वीपीएन यूज़ किया गया। मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने। इसे हम लोग डिजिटल फुटप्रिंट्स कहते हैं। आप कितना भी वीपीएन यूज़ कर लोगे, व्हेन इट कम्स टू ट्रैकिंग यू, आप ट्रेस हो जाओगे। और ये प्रूफ हुआ है जब एक 14 साल का बच्चा इसमें शामिल हुआ और उसने वीपीएन यूज़ किया था ये सोच के कि मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा। तो वीपीएन का जो गलत इस्तेमाल लोग सोच रहे हैं कि हमने एक अपने सामने पर्दा लगा लिया, ठीक है, ये हमारे लिए आज नए चैलेंजेस हैं। वीपीएन, अच्छे वीपीएन हम भी यूज़ करेंगे जब हमें अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करनी है, हाँ, सर्चिंग के लिए, हिस्ट्री के लिए। बट अगर हम गलत इंटेंशन से यूज़ कर रहे हैं कि मैं ये सोच के वीपीएन से आपको मेल पे धमकी दे रहा हूँ कि आप मुझे ट्रैक नहीं कर पाओगे, तो ये एक मिथ हो गया है अब आज की तारीख में। डिजिटल फुटप्रिंट्स जो बनते हैं वो परमानेंट होते हैं। और जो इनकॉग्निटो मोड होता है, हाँ, वो कितना सेफ है, कितना प्राइवेट है? इनकॉग्निटो मोड इसीलिए बनाया गया है कि ये 3 समस्याएं खत्म हो जाएं। एक, जब हम लोग कोई भी फॉर्म भरते हैं तो वो फॉर्म रिकॉर्ड हो जाता है वहाँ पे, सेव हो जाता है, तो वो सेव नहीं होगा। दूसरा, आपकी जो कुकीज हर वेबसाइट आपको रिकॉर्ड करती है, हाँ भी कौन आया, रक्षित जी आए थे, क्या किया, ये किया, अगली बार के लिए आपको रिकॉर्ड कर लेती, वो सेव नहीं होगा।
आपका फॉर्म डेटा सेव नहीं होगा, लेकिन इन सब और आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव नहीं होगी। तो मान लो मैंने आपके कंप्यूटर पे अपना कोई पर्सनल बैंक या कुछ खोला किसी मजबूरी में कि जरा गरिमा जी अपना सिस्टम दीजिएगा, मैं अपना लैपटॉप नहीं लाया हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट काम करना है, तो आई वुड प्रिफर टू डू इट इन इनकॉग्निटो मोड। क्यों? क्योंकि अगर मैं नॉर्मल मोड में करता हूँ, मैं चला जाता, तो जब आप अपने ब्राउजर पे क्लिक करते तो आपको वो लिस्ट दिख जाती, टंडन साहब ने ये खोला था, ये खोला था, ये खोला था, तो ये वो खोला था। हिस्ट्री सारी नहीं आती है इनकॉग्निटो में। अब इसमें में आप अगर पढ़ें, अपनी अभी लैपटॉप खोल लें, उसकी स्क्रीन देखिएगा, जैसी आप कहते हो न्यू, लेफ्ट साइड पे तो ये लिखा हुआ है 3 बातें, राइट साइड पे क्या लिखा है? इसके बावजूद आपका स्कूल और आपका एम्प्लॉयर आपको जानता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपका आईएसपी आपको जानता है। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आप ये मत सोचें कि इनकॉग्निटो में अगर आपने कुछ गड़बड़ करी तो ये बात किसी को पता नहीं है। ये आपके अपने सिस्टम की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो ये अच्छी चीज़ है। मैं तो लोगों को, खास तौर से बड़े लोगों को यही कहता हूँ कि अगर आपको कभी भी मजबूरी में अपने लैपटॉप के अलावा या अपने कंप्यूटर के अलावा अपनी कोई निजी चीज़, बैंकिंग, ईमेल जैसा कुछ खोलना हुआ करे किसी और के कंप्यूटर पे, तो हमेशा इनकॉग्निटो में खोलें। बल्कि अपने कंप्यूटर पे भी बैंकिंग जैसी चीज़ें इनकॉग्निटो में करनी चाहिए। ओके डॉक्टर रक्षित, हमको ना पासवर्ड जैसे कई लोगों को याद नहीं रहते, तो अपने फ़ोन पे, नोट्स पे अगर आप पासवर्ड सेव कर लेते हैं या तो किसी ईमेल आईडी में अपने पासवर्ड सेव कर लेते हैं, तो कितना सेफ है? मतलब हर किसी को याद नहीं होता, क्योंकि अभी तो क्या होता है कि जब नेट बैंकिंग में हर 6 महीने के बाद या कई जगह 3 महीने के बाद आपको दोबारा से अपना पासवर्ड रीसेट करना पड़ता है। और मैं मेजरली उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट बैंकिंग में हैं पर रोज़ एक्सेस नहीं करते हैं। सपोज अगर पेरेंट्स हैं हमारे, तो कभी कभी जो ट्रांजैक्शन वो करनी सेव है कर ऑनलाइन, लेते तब तो उनको अब पासवर्ड याद नहीं रहता कि भूल गए, उसमें अगर हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर लगा रहे हैं तो उनको याद नहीं रहेगा। तो वो लोग को या तो किसी डायरी में लिखते हैं, या तो मोबाइल के नोट्स में लिख देते हैं, या फिर अभी कभी अपनी ईमेल आईडी में अपने को मेल कर देते हैं। तो वो कितना सेफ है अगर आपने अपने को मेल किया है या नोट्स में डाला है? मेल तो ना करें, बिल्कुल भी ना करें। आजकल मेल से बहुत आराम से हैक हो रही हैं, बहुत सारी गड़बड़ें हो रही हैं। नोट्स में आज की तारीख में ये जितने लेटेस्ट स्मार्टफोन्स हैं, ये आपको नोट्स को लॉक करने का ऑप्शन देते हैं। और हमारे फ़ोन्स में जो नई एक टेक्नोलॉजी इनबिल्ट हुई है उसे पास की कहते हैं। मतलब मेरा फेस और मेरा बायोमेट्रिक जो भी मेरे फ़ोन में है, दैट इज़ माई एक्सेस। तो नोट्स को अगर लॉक करके आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, समझदारी है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी इंटेलिजेंस ये लगाइए कि जब नोट्स बनाए तो ऐसे नहीं बनाए माय HDFC सेविंग पासवर्ड, माय HDFC क्रेडिट कार्ड पासवर्ड, ऐसे ना बनाएं। आप पासवर्ड्स लिखें, लेकिन अपनी अकल से लिखें जो आप समझ सकें कि हाँ मुझे अब ये याद रहेगा। तो उससे कभी भगवान ना करे कोई गलती से खोल भी ले तो उसे ये नहीं पता ये काय का पासवर्ड है। तो नोट्स लॉक्ड, ईमेल कभी नहीं। और डायरीज वगैरह आई डोंट नो आप कहाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं, क्योंकि देखिए भाई फोन्स में लॉक रहना बहुत ज़रूरी है। अब अभी कई ऐसे बड़े लोग होते हैं जो मिलते हैं। अभी जैसे एक सज्जन मिले, थोड़े दिन पहले की घटना है, मैं कोयम्बटूर जा रहा था, शायद 6-7 तारीख की घटना है, कि साहब मैं फ़ौज में हूँ। मैंने बताएं, बोले जय हिंद साहब। मैंने जय हिंद। बोले सर हमने आपको किसी एक कार्यक्रम में सुना था तो मैं आपकी नंबर याद था, मैंने आपसे मदद चाहिए। मैंने क्या हो गया? बोले साहब मैं ट्रेन में जा रहा था, मेरा फ़ोन छिन गया कि चोरी हो जाते हैं, वो सो गए चार्जिंग पे लगा के, वो कोई ले गया उठा के। हमें जब रियलाइज़ हुआ तो जो नेक्स्ट स्टेशन आया वहाँ हमने रेलवे पुलिस को सूचित कर दिया। उसके बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे 24 घंटे बाद। तो अगले दिन इतवार था तो हम सोमवार को कंप्लेन कराने गए। तब तक हमारा फ़ोन और सिम चालू हुआ तो पता चला हमारे खाते से 2.5 लाख रुपए निकल गए। मेरा पहला सवाल, क्या आपके फ़ोन में लॉक कोड था? बोले नहीं सर लॉक कोड नहीं था। मैंने क्या आपके फ़ोन में कुछ वॉलेट से? बोले हाँ सर थे सर। मैंने उनमें कोई लॉक, अब जब आपने मेन फ़ोन में लॉक नहीं लगाया तो आपके ऐप्स भी लॉक नहीं होते। बिल्कुल। और आप ये बताइए कि आपके फ़ोन, मैंने अभी अभी बोला वो बटुआ है, तो सबसे पहले अपना फ़ोन में पास की यानी कि लॉक रखना ज़रूरी हो गया है आजकल। और अगर आपके फ़ोन में फाइनेंशियल ऐप्स हैं उन्हें लॉक रखिए, वो भी अपने बायोमेट्रिक से। और प्लीज़ पासवर्ड्स जो सबसे मुश्किल है ना, 1 2 3 4 5 6, जन्म तिथि, शादी की सालगिरह, इनको मत रखिए। यहाँ भी इंटेलिजेंस यूज़ करिए कि एक ऐसा नंबर बनाइए जो आपको तो याद रहे लेकिन वो आपकी निजी ज़िंदगी से डायरेक्ट कनेक्ट ना हो। तो ये चीज़ें रखना ज़रूरी है। और ये वाली बात जो आई है फ़ोन चोरी वाली, तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सबको बता दूं गरिमा जी, भगवान ना करे अगर किसी का फ़ोन आज की तारीख में चोरी हो जाए या गिर जाए या खो जाए, पहला काम सिम ब्लॉक, दूसरा काम
सिम री इशू, तीसरा काम ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट। आज सारे राज्य हमें ऑनलाइन सुविधा देते हैं कि आप अपने लॉस्ट फोन की कंप्लेंट करा के उसकी कंप्लेंट की कॉपी अपने पास रख लें। तीसरा काम, भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया इन फ्रॉड्स को रोकने के लिए, एक पोर्टल बनाया sancharsaathi.gov.in। इस पे एक बटन बनाया ब्लॉक योर स्टोलन फोन। आप उस बटन पे जाएं, उसकी सारी डिटेल भरें। अब उसके लिए 3 चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। पुलिस कंप्लेंट की कॉपी आप पे है, बिल की कॉपी, तो आजकल हम सब ऑनलाइन फ़ोन खरीदते हैं, हमारे बिल हमारे मेल पे पड़े होते हैं, या अगर बाज़ार से भी खरीदते हैं तो आजकल बाज़ार भी डिजिटल हो गए हैं, वो आपको मोबाइल पे बिल भेजते हैं। और तीसरा, आपके फ़ोन की आइडेंटिफिकेशन, जिसे हम IMEI कहते हैं, IMEI नंबर, तो वो या तो डिब्बे पे लिखा होता है या बिल पे लिखा होता है। वरना आप आज भी अपने फ़ोन पे एक कमांड दबा के *#06# अपने फ़ोन के कोड्स देख सकते हैं, और उस कोड की एक स्क्रीन खींच के अपने खास करीबी रिश्तेदारों में शेयर करके रखिए। जैसे मैंने अपने पत्नी और बच्चों के साथ शेयर किया हुआ है। बिल फट गया, बिल खराब हो गया, तो मेरे पास ये 3 चीज़ें हैं। जैसे ही आप कंप्लेन करते हो, आप आज अभी उसे वेबसाइट को खोलोगे ना, तो आपको आंकड़े दिखाई देंगे कि करीब 34 लाख फ़ोन हमारे यहाँ रिपोर्ट किए गए, 21 या 22 लाख फ़ोन हमने ट्रेस कर दिए। और आखिरी काम, जब आपने ये रिपोर्ट कर दिया, तो आखिरी काम जो सब, और वो शुरू में ही कर लेना चाहिए, एंड्रॉइड और एप्पल दोनों ने हमें एक सुविधा दी है, फाइंड माई डिवाइस। जैसे मेरा एंड्रॉइड गया, मैं गूगल पे एंटर किया लैपटॉप में घर जाके या बच्चे के फ़ोन पे, फाइंड माई डिवाइस, अपना पासवर्ड डाला, वो या अगर फ़ोन ऑन होगा तो वो लोकेशन भी दिखा देगा कि लास्ट लोकेशन यहाँ बंद हुआ था। आप उसकी फ़ोटो खींच के पुलिस को बता दो, अगर पुलिस को आसान हो जाएगा। उसमें एक बटन होता है फैक्ट्री रीसेट माई डिवाइस, यानी कि मेरे डिवाइस को साफ कर दो। अब वो बटन दबा दो तो उस फोन, और हाँ, हमें डर क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा तो डेटा ऑलरेडी हमारे क्लाउड पे है, लेकिन उस डिवाइस से वो हट जाएगा। सेम ऑप्शन आपको एप्पल देता है, घर बैठे बैठे हट जाएगा रिमोटली। ओके, ठीक है, एप्पल भी आपको ये ऑप्शन देता है, फाइंड माई आईफोन। एप्पल में आजकल ये जो चोर लोग हैं, एक बदमाशी करनी शुरू कर दी है। मेरा नाम है रक्षित टंडन, मेरी वेबसाइट है rakshitTandon.com, हैकर ने बना दिया rakshitTondon.com, एक ओ कर दिया। एप्पल की वो 3-4 नकली वेबसाइट बना देगा। जैसे ही आपका फ़ोन चोरी होगा और चोर को मिलेगा, वो समझ जाएगा कि भाई ये तो लॉक्ड है, तो वो आपको नकली मैसेज भेजेगा, आपका फ़ोन दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे ट्रैक हुआ था, कृपया इस लिंक पे क्लिक करिए। और वो लिंक गलत होगा। वो लिंक उसने क्यों भेजा है, जिससे आप उसे अपना पासवर्ड बता दो, वो फ़ोन खोल के ख़राब करके बेच बाच दे, जो भी कर दे। तो मैं यहाँ पे लोगों को ये कहूँगा, इसे फिशिंग कहते हैं, कि आँख बंद करके किसी लिंक पे क्लिक मत करिए। आपको अपने डिवाइस की वेबसाइट पता होनी चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर आज की तारीख में फॉलो करना चाहिए अगर किसी का फ़ोन खो जाए या गिर जाए। और ये कितने घंटों में होना चाहिए? ये सिम ब्लॉकिंग तो इमीडिएट होनी चाहिए, इसमें टाइम वेस्ट मत करो। जो हम सोचते हैं ना, अरे मैं फ़ोन मिला रहा हूँ, घंटी जा रही है, शायद वो वापस कर देगा, भैया हम देख लेंगे, पहले सिम ब्लॉक करो। क्योंकि मेरे को सिम से कनेक्टेड है मेरे बैंक्स, और बहुत अच्छा ऑप्शन आजकल आपके बैंकों ने दिया है, आप अपने बैंक्स पे डेबिट फ्रीज लगवा सकते हैं, टेम्पररी डेबिट फ्रीज। तो देखो, बैंक खोलने की चाबी कहाँ है, सवाल पूछ रहा हूँ, कहाँ है चाबी? जनरली फोन में सिम यानी कि OTP जी, वो आपके पास है अभी? आपका OTP फोन पे ही आएगा। हाँ, आप पे है अभी? नहीं है। तो या तो सिम ब्लॉक या खाता डेबिट फ्रीज। जब आप नई सिम इशू, और इसीलिए मैंने क्या बोला, री इशू। मेरा अभी दिन में चोरी हुआ है, तो मैं सबसे पहले मोबाइल कंपनी के स्टोर पे जाऊंगा, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करूंगा और वही सिम इशू करा लूंगा। और जैसे ही आप ये काम करते हैं, वो वाली सिम बंद हो जाती है। ठीक, तो आज ये एक जनरल अवेयरनेस हो, संचार साथी का आप यूज़ करें। इसमें बहुत सारे फीचर हैं। वो आजकल फ़ोन चल रहे हैं ना, वो हम आपको डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं। मेरे पास आया सुबह मेरे पे रिकॉर्डेड है, आपका नंबर गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल हुआ है, हम टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोल रहे हैं, अगर आपने ये बटन नहीं दबाया तो इतने दिन में आपके फ़ोन बंद हो जाएगा। अब ये सब चल रहा है, मेरे को पता चल गया। मालूम है मैंने एक जागरूक नागरिक की हैसियत से क्या किया? मैं तो साइबर एक्सपर्ट हूँ, वो अलग बात है, लेकिन अब आज आप जागरूक हैं। अगर आप पे भी ये फ़ोन आएगा तो आप उठाएंगे नहीं, लेकिन आप एक काम और कर सकती हैं, आप हमारी मदद कर सकती हैं। आप संचार साथी पे जाइए, वहाँ एक बटन है चक्षु, आप उसमें ये नंबर रिपोर्ट कर दीजिए। तो भारत सरकार पीछे से क्या कर रहा है फ्रॉड को कम करने के लिए, जैसे आप हमारे एक जागरूक नागरिक हो, ये व्हाट्सएप आया आप पे, आपका बिजली का बिल बकाया है, APK फाइल, क्या है ये? फ्रॉड है। आप हमें रिपोर्ट कर दीजिए,
हम इन नंबरों को ऊपर से ब्लॉक कराना शुरू करते हैं। आप देखोगे आंकड़े, लाखों सिम ब्लॉक हुई हैं, लाखों फ्रॉड्स के व्हाट्सएप ब्लॉक हुए हैं और लाखों सोशल मीडिया अकाउंट्स जिस पे ये फर्जी ट्रेडिंग और गेम और नकली वीडियोस चल रहे हैं एआई के, ये ब्लॉक हुए हैं। लेकिन ये हम कब करेंगे? जब आप हमारे आंख और कान बनेंगे। पर उनको इतने सिम मिलते कैसे हैं कि अलग अलग फ्रॉड करने के लिए? जैसे हमने जामतारा वेब सीरीज एक आई थी, उसमें जी। अलग अलग तरीके से स्कैम बताया कि किस किस तरीके से स्कैम हो रहा है, तो थोड़ा सा पब्लिक अवेयर हुई कि अच्छा ये भी होता है, ये भी तरीका होता है। कभी आपने ऐसा कोई अपने एक्सपीरियंस में ऐसा कोई स्कैम देखा जिससे आप भी चौंक गए हो कि ये कैसा तरीका है स्कैम रोज करने नए तरीके आ रहे हैं गरिमा जी, और रोज एक नया मोडस ऑपरेंडी कहते हैं इसको, जो हमारे सामने आता है। और वो हमारी जो 3-4 वाइसेस है ना, हमारी जो 3-4 कमजोरियां हैं, उन्हीं का फायदा उठा रहे हैं। डर, आपका खाता ब्लॉक हो जाएगा, वो आज भी नहीं बदला है। क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स खत्म हो रहे हैं आपके, उसको एक्सटेंड कराना है, लिंक भेजा है, क्लिक कर दो। डर, लालच, घर बैठे पैसा कमाइए, फ्रीलांस 10,000 लगाइए, 3 लाख कमाइए, और उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के नकली वीडियो यूज हो रहे हैं। लोग फंसे, ग्रुप में ज्वाइन किया, फिर फोमो क्रिएट हुआ, वहाँ 500 लोग लिख रहे हैं, अरे मेरे 12 लाख आ गए, अरे मेरे 6 लाख आ गए। आपने डरते डरते 2,000 लगा दिए, उसने फौरन आपको 4,000 दे दिए। आपने 4 लगा दिए, उसने फौरन 8 दे दिए। और जैसे ही आपने 10 लाख लगाए, अब कुछ नहीं दिया। तो आज ये इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में अगर ये जो नंबर्स हैं या व्हाट्सएप हैं, ये इन लोगों के पास सिम, आपने कहा कहाँ से आ रही हैं? ये लोग हमारी ही आइडेंटिटी का मिसयूज कर रहे हैं। तो इसके लिए भी भारत सरकार ने आपको संचार साथी पे एक जागरूक नागरिक होने की हैसियत से एक ऑप्शन दिया है, अपने कनेक्शन की जानकारी रखो। अब आप सोचो 140 करोड़ की जनता है, 150 करोड़ की, 100 करोड़ पे सिम है। अब मोबाइल कंपनी एक एक के घर तो नहीं जा रही ना, उसने कहा आप डीलर हो। अब डीलर ही बदमाश निकला, या डिस्ट्रीब्यूटर या कोई छोटा आदमी जिसको सिम दी गई थी, उसने गलत तरीके से इशू कर दी। पर आधार वेरिफिकेशन सब कुछ है, हमने अब तो बहुत सारे स्टेप्स लगा दिए। अब तो फोटो भी खिंचवाते हैं, और वो वाली फोटो नहीं कि आपने एक फोटो खींच के किसी की भेज दी। हमसे कहा जाता है अपनी आंखों की पुतली को हिलाइए। इस लेवल के वेरिफिकेशंस कर दिए। बट वही वाली बात है, कोई ना कोई सिस्टम में कोई ना कोई छेद ढूंढ के ये लोग वो हथियार लेते हैं। वो बात अलग है। अब मोबाइल कंपनियों पे भी बहुत सख्ती है कि ऐसी सिम्स ना जाएं। तो इसलिए हमने एक बटन बनाया संचार साथी पे, नो योर कनेक्शन। आप जागरूक रहिए, आप चेक करिए आपने कितनी सिम ली थी, क्या वो सिम आप ही की हैं। और उसमें एक बटन दिया है हमने। मैंने देखा मेरे नाम से 8 सिम इशूड हैं। मैंने कैलकुलेट किया, हाँ बेटे की, मेरी, एक मेरे इंटरनेट की, एक मेरे वाईफाई की, एक सबकी सही है। एक नंबर मुझे लगा यार ये तो मेरा था ही नहीं, और ये तो बहुत पहले लिया था, मैं तो भूल ही गया। तो मैंने फौरन कहा नॉट माई नंबर, रिपोर्ट कर दिया, रिपोर्ट की कॉपी रख ली। अब पीछे से बैकएंड से क्या होगा उसको चेक किया जाएगा, और अगर ये पाया जाएगा कि अब ये रक्षित टंडन का नहीं है नंबर, तो बंद कर दिया जाएगा। तो ये भी एक स्टेप टुवर्ड्स है कि, और बाकी तो हम लोग पाबंदियां जो सरकार कर रही है वो कर ही रही है। लेकिन हाँ, ये आपका कहना सही है, इन 2 चीज़ें हैं, या तो नकली सिम उठा लेते हैं, और आजकल एक ये जो फ्रॉड्स में पैसा चल रहा है उसको हम लोग नकली खाते कहते हैं, म्यूल अकाउंट्स कहते हैं, खच्चर अकाउंट्स। उसमें भी कई छोटे छोटे नादान बच्चे फंस जाते हैं। मैंने गरिमा जी, अरे मेरे को बैंक अकाउंट चाहिए था आपका, आपको ना घर बैठे 15% की इनकम होगी। आपको समझ में नहीं आया, बोले हम तो कुछ नहीं, कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा। पता नहीं उसने क्या ज्ञान दिया आपको, फाइनेंशियल ज्ञान दिया, आपसे आपका खाता ले लिया, पता चला उस खाते में फ्रॉड हो रहा है। तो अब आप जिम्मेदार हो सकते हैं। तो ये भी एक जागरूकता होनी चाहिए कि लोग कभी भी ऐसे अपना बैंक अकाउंट या सिम किसी के हाथ में ना दें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर मैं कुछ चीज़ सर्च कर रही हूँ, सपोज मैं कुछ पासपोर्ट सेवा का कुछ सर्च कर रही हूँ, या मैं गूगल में कुछ भी चीज़, कोई भी वेबसाइट सर्च कर रही हूँ, और हम करेक्ट वेबसाइट में नहीं पहुँच रहे हैं, कोई दूसरी फर्जी वेबसाइट में पहुँच गए और वहाँ पे पूरा फॉर्म फिल कर दिया, और उसके बाद फ़ोन भी आता है कि हाँ हाँ आपने ये रजिस्टर किया है, और उसके बाद अकाउंट खाली। मैं ना इसको भी एक नाम देता हूँ, एक तरीका है, उसे कहते हैं DQ। अपना डिजिटल कोशेंट भराइए। आज क्या हो रहा है, हैकर इस बात को, कमजोरी को जान गया है कि भाई लोगों को वेबसाइट्स पता नहीं है, उनको मोडस ऑपरेंडी समझ में नहीं आता है। तो ये कस्टमर केयर के नाम पे, वैष्णो देवी के हेलीकॉप्टर टिकट बुक करने के नाम पे, गुरुद्वारा की किसी बुकिंग गुरुद्वारे की बुकिंग के जी, नाम पे, केदारनाथ हेलीकॉप्टर के नाम पे, ये रोज आते हैं हमारे पास। और अभी गर्मियों की छुट्टियों में मैंने एक ट्रेंड देखा है कि जो लोग इस एरिया से हिल स्टेशंस की तरफ जाते हैं, तो वहाँ की जो प्रचलित होटल्स हैं उनकी नकली साइट बना देते हैं।
अब हैकर ने एक नकली साइट बना के वो नंबर और उसको पुश करते करते ऊपर कर दिया, जबकि अब गूगल बहुत सख्त हो गया है। और I4C जो हमारा गृह मंत्रालय का साइबर दोस्त जो है, हमारा जो MHA का डिवीज़न है जो आज साइबर अपराध को रोकने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, उन लोगों ने इस तरह के एक पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बनाए कि जैसे ही हम पे इस तरह की सूचना आती है हम वो नंबर्स ही हटवा देते हैं। लेकिन हाँ, लोग तो फंस ही जाते हैं। तो उदाहरण दूंगा, मैं नाम किसी ब्रांड का नहीं लूँगा। मैंने एक प्रचलित साइट से शॉपिंग करी ऑनलाइन, प्रोडक्ट आया, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने वो प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया। अब मुझे उसके रिफ़ंड का स्टेटस लेना है, तो मैंने गलती से गूगल पे जाके गलत कीवर्ड्स डाल के वो नंबर ढूंढा, तो वहाँ ऊपर हैकर का नंबर आ गया। मैंने हैकर को फ़ोन किया, हैकर बोला हाँ साहब मैं अभी आपका रिफ़ंड करा देता हूँ, हमने आपको लिंक भेज रहे हैं, हम आपको ये APK भेज रहे हैं, आप ये डालें, इसमें अपना खाता डिटेल डालें, पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। पता चला फ्रॉड हो गया। अब यहाँ एक अच्छे समझदार कस्टमर को DQ को क्या करना चाहिए था, जिसका DQ शार्प है, मैं उसी प्रचलित शॉपिंग की साइट में जाता, उसी के अंदर एक सपोर्ट का ऑप्शन है, उसी के अंदर रिफंड का ऑप्शन है, उसी के अंदर रिफंड स्टेटस का ऑप्शन है, और उसी के अंदर एक ऑप्शन है कि आपको हम कॉल करेंगे, मतलब वो कंपनी मुझे कॉल करेगी। तो उसमें बटन बना हुआ है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, कॉल मी। तो जैसे ही मैं कॉल मी दबाऊंगा वो बताएगा कि आपको इस नंबर से कॉल आ रहा है, वो हम हैं। ये एक जेन्युइन प्रोसेस हो गया। आपने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया आपने rakshitandon.com से मदद चाहिए थी, आपने मेरी वेबसाइट छोड़ दी और बाहर गूगल से किसी नंबर से बात करने लगे जो तस्वीर बदल के बात कर रहा है। ये गलती आपकी। और इसका पहला रेड फ्लैग क्या होता है कि ये लोग अर्जेंसी दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? हमें अर्जेंसी नहीं थी अपने रिफंड की, मैं तो वेट भी नहीं कर रहा था, 1 हफ्ता हो गया। वो कहेगा आज ही का दिन है, अभी क्लिक करो इसे, ये रेड फ्लैग है। वो कहेगा लिंक पे क्लिक करो, ये रेड फ्लैग है। वो एक APK फाइल भेज रहा है, ये रेड फ्लैग है। और चलो लिंक पे क्लिक कर दिया। आपकी प्रचलित साइट खुलनी चाहिए ना, उसका नाम था फॉर एग्जाम्पल xyz.in, और वहां क्या खुल रहा है xy-sale-100-something। अरे बॉस, ये तो ऊपर की कहानी बदल गई ना पूरी। तो ये एक, और लेकिन नीचे तस्वीर वही है, लोगो वही है। तो थोड़ा अपनी इम्पल्सिविटी, मतलब काम रहना चाहिए। और ये हर किसी के साथ हो रहा है, हर दूसरे इंसान के साथ ये हो रहा है। मतलब मैं अपने घर में भी मैंने ये चीज़ देखा कि हाँ, एक की केस है, मैं शेयर करना चाहूँगी कि मेरे फादर के साथ भी यही हुआ। तो कुछ बैंकिंग का कुछ प्रॉब्लम था, ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम हो रही थी, तो सीधा फ़ोन आया, हम HDFC से बात करें, आपका ये इशू आया था। तो उनको पता भी चल गया कि ये इशू आ रहा है। कैसे पता चला आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने बोला ये आपका इशू आ रहा था। तो उन्होंने बोला हाँ सेम इशू आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि हम एक लिंक भेजते हैं, तो वो एनीडेस्क का लिंक था। एनीडेस्क वो सॉफ्टवेयर है जो आपकी स्क्रीन को क्लोन दूसरा कर कर देगा और जी। रिमोटली चला लेगा। जी, तो वो उनको पता था, क्योंकि मैं कितनी बार होती, मैं कुछ चीज़ भूल गई हूँ अपने घर पे, तो आप तो मैं वहाँ से यहाँ से कंट्रोल कर लेते हो। कंट्रोल करती हूँ। तो वो मेरी मम्मी को पता था कि अरे ये तो ये भी यूज़ करती है, तो ये तो उसके लिए होता है कि वो कंट्रोल करता है। तो उन्होंने मुझे तुरंत फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे, मैंने कहा बैंक वाले ऐसे बोल ऐसे रहे नहीं हैं। बोलेंगे। तो तुरंत हम लोगों ने उसको रिपोर्ट किया। तो ये मतलब हर किसी के इंसान हो रहा है। और दूसरा, ऐसे भी फ़ोन आता है आपको कि आपका नाम लेंगे कि अच्छा बेटा, गरिमा बेटा, अरे हाँ, मैं आपके तेरे फादर पापा का ने फ्रेंड हूँ, बोला है। और फादर का नाम भी बताएंगे कि ये अच्छा ये है नाम ना। बताएंगे क्योंकि तो हम उनको लोग इतनी डिटेल कैसे होती है हम लोग पीछे सारा की? डेटा डाल रहे हैं ना। हैप्पी फादर्स डे, पापा का नाम डाल दिया सोशल मीडिया पे, उनके साथ फोटो टैग करके डाल दी। डेटा इतना ब्रीच हो रहा है, रोज डेटा ब्रीच हो रहे हैं। फादर नेम तो एक बहुत कॉमन चीज होती है हाँ, हमारे पैन डेटा कार्ड में। वगैरह सब जगह होता ये है। जो आपने बात कही कि बैंक से फोन आया, उन्हें कैसे पता चला, मैं फिर से वहीं वापस आता हूँ साइबर हाइजीन पे। हम बिना पढ़े लिखे कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। जी। जब ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो अंग्रेजी में 100 परमिशन मांग रहा होता है। वो कहता है मुझे तुम्हारी ब्राउजिंग हिस्ट्री भी देखनी है, मुझे तुम्हारा ये भी देखना है। वो था तो कोई गेम, चाइना फाइना का पता नहीं कौन सा था, और उस गेम के लालच में मैंने अपनी परमिशंस दे दी। यानी कि जो हैकर्स का गैंग बैठा हुआ है वो ये देख रहा है कि तुमने अभी क्या ब्राउज किया, तुमने अभी क्या सर्च किया, और इसीलिए वो इमीडिएट आपको अटैक मारता है। स्पीयर फिशिंग भी कहते हैं कि बिल्कुल मौके पे लगेगा। उसने देखा रक्षित टंडन ने अभी अभी HDFC बैंक का नंबर ढूंढा है, उन्होंने फटक से, कैसे, क्योंकि वो मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री पे नजर बनाए हुए हैं। तो बिना सोचे और सही में उनको समझे जल्दी भी होती है कि आप जल्दी से क्लिक कर दीजिए। अच्छा, उनको पापा ने बोला मुझे समझ नहीं आ रहा, तो जल्दी अरे नहीं आपको दिखाओ ना, आप वहां पे जाइए, एक पर जाइए। मतलब उनको बहुत जल्दी रहती है कि ये फटाफट क्लिक करें इसमें और वो पैसे खा सके। प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में जब ये डिजिटल अरेस्ट के केसेस बढ़ रहे थे, एक बात बोली, और मैं हमेशा से अपने सेमिनार्स में भी ये बात बोलता हूँ, रुकिए, सोचिए और फिर कार्य करिए।
स्टॉप, थिंक एंड कनेक्ट। हम ऑनलाइन ये दो वर्ड भूल जाते हैं, स्टॉप एंड थिंक, कनेक्ट। उसने कहा भाई साहब ये लिंक पे क्लिक करिए, हमने कर दिया, एंड देन यू आर रियलाइजिंग कि मेरा तो फोन गया, हैक हो गया, एसएमएस चले गए, ओटीपी चले गए। तो आज पेशेंस रखनी जरूरी है। कई बार है लेकिन ओटीपी आपने नहीं शेयर किया फिर भी पैसे डेबिट हो गए। एसएमएस फॉरवर्डिंग कहते हैं इसको। आपने जो वो लिंक पे क्लिक करा उसमें एक मेलवेयर था, उस मेलवेयर का नाम था एसएमएस थीफ। मतलब जो भी ओटीपी आएंगे वो फॉरवर्ड हो जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आजकल बहुत चल रहा है ये, और हमने अभी साइबर दोस्त में भी एक कार्यक्रम में बताया था व्हाट्सएप किस तरह से चोरी होता है। अब हम और आप एक ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट है, मेरे नंबर से आप पे व्हाट्सएप आ रहा है कि अरे गरिमा जी ये मैंने एक नया बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, जरा इस पर क्लिक करिए, जबकि वो मैसेज मैंने नहीं भेजा है। अब कैसे हुआ मेरे साथ, मैं बड़ा बिजी था, मेरे पास फोन आया, अरे रक्षित जी आपका पैकेट है, कोरियर है। मैंने अच्छा आपका घर नहीं मिल रहा। मैंने क्यों? बोले साहब वो एजेंट वहाँ घूम रहा है, नहीं मिल रहा, ये लौट जाएगा पैकेट। अब मैं घबरा रहा, मैंने यार पैकेट में लौट गया तो बड़ी दिक्कत होगी, मैंने क्या करूँ? बोले मैंने आपको नंबर भेजा है, जल्दी अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है, मैंने आपको नंबर भेजा है। अब मैं मीटिंग्स में हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होनी है, गरिमा जी के साथ पॉडकास्ट है, तो मैंने कहा चला दे नंबर दे। मैंने बिना देखे नंबर को डायल दबाया, नंबर 10 डिजिट का था लेकिन उसके आगे कुछ स्टार 2 1 स्टार और आखिरी में हैश लगा था। मैंने पूछ भी लिया, मैंने ये कैसा नंबर है? बोलो सर ये कंपनी का नंबर है, ऐसे ही मिलेगा। अब मैं तो दबा दिया। अब रुको जरा, ये कमांड होता है यूएसएसडी कमांड, *21 स्टार और हैश का मतलब है कि तुम मेरी सारी इनकमिंग कॉल उस नंबर पे फॉरवर्ड कर दो, डाइवर्ट कर दो। अब मेरे पे कॉल आनी बंद हो गई, उस चोर ने मेरा व्हाट्सएप चालू किया और मेरा ओटीपी कॉल पे लेके घुस गया मेरे व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप भी एक्सेस हो जाता है। जुनू का व्हाट्सएप को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? ओटीपी। और आप तो अपनी कॉल्स किसको दे चुके हो? हैकर को। तो वो कंप्यूटर बोलेगा ना योर व्हाट्सएप कोड इज 54321, सुन लिया उसने, घुस गया। और अब मेरे व्हाट्सएप से मेरे एक स्टाफ के, मेरे एक फैमिली के ग्रुप में मैसेज भेजा, भाई जल्दी से इसे क्लिक करिए, मैंने 10,000 लगाए थे, मेरे 2 लाख हो गए। तो लोग कहेंगे अरे भाई रक्षित जी कह रहे हैं तो फिर तो जरूर होगा। इसे कहते हैं ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट अटैक। अब ये किसी के साथ ना हो अगर आप सिर्फ 3 चीजें अपने व्हाट्सएप में कर लें। अपने व्हाट्सएप की सेटिंग खोलो, अकाउंट में जाओ, सबसे पहले वह डबल चाबी लगाओ, उसे कहते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन। एक 6 डिजिट का बढ़िया पासवर्ड बनाओ, उसके नीचे लिखा है ईमेल, अपनी पर्सनल ईमेल डालो, उसे वेरीफाई कर दो, और तीसरे नंबर पे लिखा है पास की, अपना चेहरा और अपना थंबप्रिंट बायोमेट्रिक में ऐड कर दो। अगर आप ये 3 चीजें कर दें तो वो हैकर कितने भी ओटीपी चुरा ले आपके व्हाट्सएप को छू नहीं पाएगा। जागरूकता अब एक कल्चर होना चाहिए, और ये घटनाएं आप रोज डिस्कस करें बड़े बुजुर्गों के बीच में, और बच्चों को ये समझाएं कि उनको कहाँ पे अपने आप को सुरक्षित रखना है, कैसे स्क्रीन टाइम, डिजिटल डाइट और सोशल मीडिया पे कितना एंगेजमेंट जरूरी है, और किसको ट्रस्ट करें और ना करें, ये सिखाना जरूरी हो गया है। गूगल पे ट्रस्ट किया जा सकता है? अगर हम जीमेल, अगर हमने 2 स्टेप वेरिफिकेशन किया है तो क्या वो सेफ है? गूगल पे ना 2 स्टेप से अब काम नहीं चलेगा, गूगल भी खुद कहता है अब आप MFA करिए, MFA मल्टी फैक्टर। तो जैसे मेरे गूगल में मैंने 2 स्टेप, उसके बाद पास की मेरा फेस, उसके बाद सिक्योरिटी की एक वो आता है पेन ड्राइव जैसा, उसे सिक्योरिटी की कहते हैं, गूगल टाइटन की। ऑथेंटिकेटर एक ऐप आता है, आप फ्री में डाउनलोड करें और अपने सारे अकाउंट्स को कनेक्ट कर लें, तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्टेबल ओटीपीज देता है, 10-10 सेकंड में ओटीपी गायब हो जाते हैं। और आखिरी बचा गूगल प्रॉम्प्ट, मतलब मेरे पास 5 डिवाइस है, मेरे पास 2 फोन है, 2 लैपटॉप है, एक आईपैड है, तो ये 5 हो गए। मैंने 5 डिवाइस उसमें रजिस्टर कर दिए। तो अब इसे क्या कहेंगे हम लोग? MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिक। मतलब मुझे गरिमा जी के ऑफिस में आना था तो पहला स्टेप था पासवर्ड डालती है, एक आदमी ने रोका, बोले ओटीपी बताओ। ओटीपी के बाद उसने कहा इसमें चेहरा दिखाओ अपना, चेहरा स्कैन हुआ, चेहरा ओके हो गया, फिर उसने कहा देखो हमने तुम्हारे एक डिवाइस पे दूसरे डिवाइस पे एक लिंक भेजा है, उस पर आप बताओ क्या लिखा है, वो बड़ा, यानी कि 4 बार वेरीफाई हुआ तब मुझे अंदर आने दिया। तो दिस इज MFA। तो हाँ, अगर आप ये काम कर लें, और एक मैं सबको राय दूंगा क्योंकि मैं रोज पढ़ता रहता हूँ, इतना डेटा लीक हुआ, तो अपनी पासवर्ड हाइजीन, पासवर्ड्स को बदलते रहना चाहिए, और प्लीज अपने सारे खातों का पासवर्ड सेम मत रखिए। अब जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस सब जगह है, हर कोई अभी सोशल मीडिया में अवेलेबल है, चाहे वो फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, तो ज़्यादातर लोग अपनी फ़ोटोज़, वीडियोज़ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे तो कम, लेकिन ज़्यादातर फेसबुक पे शेयर कर या इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं।
उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या उपाय है क्या, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे डीएम में काफ़ी सारे मैसेजेस होते हैं जो आपकी स्टोरी लग जाती है कभी कभी, कि आपकी सपोज मेरे नाम से मुझे कोई मैसेज आया, मैंने उस पर क्लिक कर दिया, मेरे नाम से स्टोरी लग गई कि गरिमा ये कर रही है, गरिमा वो कर रही है, तो वो कितना सेफ है, मतलब कैसे ट्रस्ट किया जाए, किसको ट्रस्ट करें किसको नहीं? जीरो ट्रस्ट। बट इफ यू आर अ Links, पब्लिक फिगर, आपके you are a पास public figure, मल्टीपल मैसेजेस आते हैं तो आपको तो देखना मैं चेक पड़ेगा। करता हूँ, मैं बिना वेरीफाई किए किसी ने भी मुझे डरावना सा भी लिंक भेजा, मैं उस लिंक को पहले चेक करूंगा। एक डॉक्टर आता है, आराम से खोल लो अपने ब्राउजर पे virustotal.com, उस पे URL डालो, वो रेड और ग्रीन से बता देता है, रेड वार्निंग, ग्रीन ओके। कितनी टाइम लगा? एक मुश्किल से 2 सेकंड लगे, पहली बात। दूसरी बात, सिक्योरिटी कैसे होती है। मैंने अपने इंस्टा और फेसबुक और ट्विटर के अकाउंट्स खोले, लिंक्डइन खोले, सिक्योरिटी सेटिंग्स पे गया, वहां भी मैंने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन किया, और अब इनमें एक नया बटन आ गया एडवांस प्रोटेक्शन, उसे ऑन किया, और वहां पे एक नया बटन आ गया है वेयर आर यू लॉग्ड इन फ्रॉम। वो पूरी लिस्ट दिखाता है कि तुम्हारा फेसबुक गूगल पिक्सल से चल रहा है, एप्पल आईफोन से चल रहा है, और फिर वहां लिखा आ गया वीवो से चल रहा है, मेरे पास तो वीवो है ही नहीं, फौरन वहां से लॉग आउट करिए। तो ये एक तो सुरक्षा वाली बात हो गई। जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, आप पे 2 तरह के अटैक बहुत होते हैं। एक, अपना अकाउंट वेरीफाई करा लो, ब्लू टिक हो जाएगा, उसका लालच देते हैं। दूसरा, आज रात को आपका अकाउंट बंद हो रहा है, आपने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। क्या किया है? उल्लंघन। अपील का बटन दबाएं, वो बटन गलत है, वो वायरस है। और तीसरा जो बहुत कॉमन चल रहा है, मेरा हैक हो गया और मेरे अकाउंट से गरिमा जी पे मैसेज आया, गरिमा जी मेरे लिए इन्फ्लुएंसर में एक अवार्ड में खड़ा हुआ हूँ, कृपया मेरे लिए वोट कर दो। आपने जैसे ही क्लिक करा, उसने आपका ईमेल पासवर्ड मांगा, आपका इंस्टा गया, वो मेरे नाम से आया। अब वो फिर आपने मुझे फोन किया तो मैं रोके कह रहा हूँ, अरे मैम मेरा तो कल ही अकाउंट हैक हुआ था। आई यू गेटिंग? और सुनो, इन हैकर्स की मंशा क्या है, ये उनको टारगेट करते हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। तो क्या करेंगे, मेरा हैक कर लिया, अब मेरे मान लो 50,000 फॉलोअर हैं, मेरी स्टोरी पे डालेंगे मैंने कल 10 लगाए थे, 20,000 कमा लिए। अब कितने लोग इससे इन्फ्लुएंस होंगे? 50,000। 50,000 में से मान लो इंगेजमेंट रेशियो 1,000 का है, अगर 1,000 ने भी क्लिक किया तो क्या उनके साथ फ्रॉड हो जाएगा? तो मैं यहाँ जो यंग इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लाइक्स और कोलैब से कुछ पैसा भी कमाते हैं स्टोरीज से, मैं उनसे हाथ जोड़ के ये कहना चाहूँगा कि बीइंग एन इन्फ्लुएंसर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है, आप में एक पावर आती है। भले आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आप सिंगर हो, डांसर हो, आप ब्लॉगर हो, आप ट्रैवल ब्लॉगर हो, किसी के भी झांसे में मत आएं। आप पे ऐसी हज़ारों मेल आएंगी कि हम आपसे कोलैब करके इतने पैसे, इतने डॉलर देना चाहते हैं, ऐसे किसी के झांसे में ना आए, किसी को अपना यूज़र नेम पासवर्ड ना दें, ऐसा कोई कोलैब मत करें जहाँ पे आप गलत चीज़ प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि गैम्बलिंग, सब्सटेंस अब्यूज़, या ये वाला जो फ्रॉड की पैसा लगाओ और डबल कमाओ, ट्रिपल कमाओ, आपके ऊपर भी केस हो सकता है। तो समझदारी रखें। और तीसरा, आजकल इन कंपनीज ने पेड वेरिफिकेशन शुरू कर दिए हैं। आपको अपने ब्लू टिक चाहिए, आप उनको 900 रुपये महीने की फीस दीजिए, वो आपको ब्लू टिक चेक करके दे देंगे कि आप वेरीफाइड हो या नहीं हो। बाई चांस आपका अकाउंट हैक हो गया तो उसके बाद का क्या सोल्यूशन? जैसे इंस्टाग्राम कहता है instagram.com/hacked पे आइए फौरन, वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा, आपसे वीडियो सेल्फी मांगेगा, वो कहेगा अपना फ़ोन को यहाँ रखिए, अपनी एक सेल्फी बना के हमें रिकॉर्ड करिए, और कुछ स्टेप्स करवाएगा, और आपसे वो ईमेल मांगेगा जो आप चला पा रहे हैं। अब लोग सुनो, इसमें क्या गलती कर रहे हैं, मेरा ईमेल का पासवर्ड और मेरे इंस्टाग्राम का पासवर्ड सेम है, ये गलत है। ईमेल अलग रखो, इंस्टा का अलग रखो। मेरा इंस्टा हैक हुआ, मैंने फौरन जाके दबाया instagram.com/hacked। इंस्टाग्राम ने एक प्रोसेस स्टार्ट किया, मैंने वो पूरा प्रोसेस फुलफिल किया, आधे घंटे के अंदर मेरा अकाउंट वापस आ गया। फेसबुक हैक हो गया, facebook.com/hacked। और भारत सरकार ने 2022-23 के अंदर एक इंटरमीडिएरी कानून रूल पास किया। उसके बाद से हर कंपनी, ये गूगल, फेसबुक, स्नैपचैट, इनका एक ग्रीवेंस ऑफिसर का नाम, पता और ईमेल आपकी वेबसाइट पे दिया हुआ है। अगर आप अपने आप रिकवर नहीं कर पाते हैं तो कृपया ग्रीवेंस ऑफिसर को लिखें, वो आपकी पूरी मदद करेंगे, स्टेप्स भेजेंगे, ये करो, ये करो, ये करो, लेकिन जो भी करना है जल्दी करना है। तो ये है तरीका, अगर आपका अकाउंट हैक हो जाए तो वापस लाने का। जैसे आप डेबिट कार्ड यूज कर रहे हो या क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, आप कहीं भूल गए, कहीं खो गया, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? मैं तो नेट बैंकिंग खोलूंगा और सबसे पहले अपने कार्ड ब्लॉक कर दूंगा। एक बटन बना किसी को नहीं पता नेट बैंकिंग, फोन कर दीजिए बैंक, आजकल बैंक फोन मिलाओ, स्पीक फोन पे अभी मिला के देखते हैं, 24/7।
AI जनरेटेड कॉल सेंटर, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं। जो पहले लगता था ना घंटों लग रहे हैं, एक दबा के बैठे हुए हैं, गाने सुन रहे हैं, अब सब जगह खत्म हो गया है। पहले ही बोलेगा वेलकम टू द बैंक, आपको कार्ड चोरी या ब्लॉक रिपोर्ट करना है, 1 दबाइए। आपको अपने खाते की जानकारी चाहिए, 2 दबाइए। आपको नया खाता चाहिए, 3 दबाइए। अब मेरा कार्ड खो गया है, मुझे ब्लॉक करना है, मैंने 1 दबाया। वो मेरे मोबाइल नंबर से अपने आप ट्रैक कर लेगा कि इनके नाम से कितने खाते हैं और कितने नंबर है, वो आपसे कंफर्म करेगा। अब जैसे ही ओके दबाओगे, गया कार्ड ब्लॉक। अब इसकी एक दूसरी चीज सुनो, मैं जो करता हूँ अच्छी प्रैक्टिस है। अव्वल तो मैं सबसे ज्यादा UPI पसंद करता हूँ। अगर कभी कहीं कार्ड यूज करना पड़े, एयरपोर्ट पे टिकट खरीदने के लिए, होटल का पेमेंट करने के लिए, मैंने अपने मोबाइल में सारे बैंक्स की जो मेरे 2 या 3 कार्ड हैं वो सेव किए हुए हैं। डेबिट और क्रेडिट दोनों में भारत सरकार और RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक हर बैंक ने आपको अपने कार्ड को कंट्रोल करने का ऑप्शन दिया है। तो आप खोलोगे बैंक, कार्ड्स में जाओगे, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल। हाँ, डोमेस्टिक में लिमिट जाओगे, उसमें हम डाल सकते हैं। चिप, ऑनलाइन, टच और ATM, 4 बटन बने, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, मैंने सब ऑफ कर दिया। इंटरनेशनल चूंकि मैं जान ही रहा हूं, मैं इंडिया में बैठा हूं, वो भी ऑफ कर दिया। अब अगर मेरा कार्ड चोरी भी हो जाए, खो भी जाए, पिन के साथ खो जाए, कई लोग तो बड़े होशियार होते हैं, अपने जो कार्ड का वो स्लीव होती है ना कागज की, उसमें पिन रख के रखते हैं, माय पिन, और फिर कहते बटुआ खो गया। तो ऐसे अगर घटना भी हो जाए तो भी वो 1 रुपया नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि आपने मास्टर स्विच बंद किया हुआ है। आज ये ऑप्शन आपको बैंक दे रहे हैं। आप कोई सा भी बैंक यूज करते हो, खोलो, अपने कार्ड्स की सेटिंग्स में जाओ। अब मैं रोज का कार्ड यूज करने वाला हूँ, मुझे लगता है यार ये ऑन ऑफ इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। मेरी शॉपिंग लिमिट 5,000 से ज्यादा की नहीं है किसी भी हालत में, एक दिन में। इससे ज्यादा कोई खर्च नहीं कर रहा, ना पेट्रोल पे ना खाने पीने पे। तो मैंने अपने कार्ड की लिमिट 5,000 कर दी, जबकि ओरिजिनल कार्ड की लिमिट 2 लाख है, मैंने 5,000 कर दी। तो यू कैन सेट लिमिट्स, एंड द बेस्ट फीचर जो मुझे लगता है, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। और अब जो नया आ गया है, लॉक, पूरा बटन पूरा लॉक हो जाएगा, ना UPI चलेगा ना नेट बैंकिंग चलेगा। अच्छा, मतलब वो कार्ड से UPI भी नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। तो ये अब जागरूकता होनी चाहिए। कोशिश तो बैंक भी कर रहे हैं, आपको सिखाते रहते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं इस मटेरियल को। हम बस चलना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम अपने मोबाइल को खुद सीख लें तो आपके साथ एक भी फ्रॉड नहीं हो सकता। और ये जो मैंने 3 कमजोरियां बताई, डर, लालच और तीसरा वो लस्ट, रोमांस, इसमें भी बहुत गड़बड़ हो जाती है। जहाँ किसी ने अच्छे से बात करी और वो 2-4 आपसे वो इमोटिकॉन्स भेज दिए और फिर एक लिंक भेज के पता चला आपको हैक कर दिया। अब जैसे हम देख रहे हैं डेटिंग एप्स, बहुत सारी डेटिंग एप्स आती हैं, उसमें लोगों की कौन क्या है पीछे से, कौन क्या बैकग्राउंड है, किसी का नहीं पता, तो वो कितना बड़ा रिस्क है। देखिए, अब तो अव्वल तो डेटिंग साइट्स ने भी बहुत सारे वेरिफिकेशन फीचर्स डाल दिए हैं। मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ दोनों को, दोनों पार्टनर्स को, बॉय एंड फीमेल जो भी हैं, that whenever you are meeting through a dating app, you should always meet in a common place. Never go alone. Go with a friend. Meet in a public place. Never meet in a hotel or a room or a OYO room or something like that. So first meet, see, verify, and gradually move on. आज की तारीख में मेरा जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है डिजिटल रिलेशनशिप्स। अब जैसी ये कन्वर्सेशन चैट पे जाती है तो उसकी हिस्ट्री सेव होती है, जैसी वीडियो कॉल्स बनती हैं, वीडियो कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं, जैसी मैं आपको अपनी सेल्फीज भेज रहा हूँ वो सेल्फी आप पे भी रिकॉर्ड होती हैं और इंटरनेट पे भी रिकॉर्ड होती हैं। मैंने अक्सर इस तरह के अपराध देखे हैं और इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, दोनों पार्टनर्स से आनी शुरू हो गई हैं। अब तो पहले मैं जेंडर बायस नहीं करूँगा, पहले तो फीमेल्स की कंप्लेंट्स हम पे ज़्यादा होती थी, अब तो मेल्स की भी आने लगी हैं कि साहब हमारा एक रिलेशनशिप था, हमने रिलेशनशिप के दौरान बहुत सारी बातचीत करी, वीडियो शेयर करे, चैटिंग करी, कभी कभी रात को भी कॉल करी, हमें पता नहीं था, वो सामने वाले ने रिकॉर्ड कर लिया था। आज हमारी रिलेशनशिप कड़वाहट में बदल गई, हमें वो ब्रेकअप हो गया, हम आगे बढ़ गए। अब हम आगे बढ़े, हमने जैसी आज अपनी शादी अनाउंस करी कि हम नए इंसान से शादी करने जा रहे हैं, पता चला एक फर्जी अकाउंट से मेरे सारे होने वाले रिश्तेदारों के पास मेरी वो पुरानी हिस्ट्री भेज दी गई। इससे 4 परिवार खराब हो गए, FIR हो गई, वो लड़का पकड़ा गया, वो तो बात की कहानी है। लेकिन उस समय उस रिश्ते में, तो जब ये सब मैं देखता हूँ तो मैं ये भी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बी वेरी केयरफुल, व्हाट यू सेंड ऑन इंटरनेट इज फॉर एवर। सो डिजिटल रिलेशनशिप्स में फ़ोन का हैक होना, बैकअप्स का चोरी होना और अपने ह्यूमन वाइसेस जैसे वो जेलसी, रिवेंज कि अब तू मेरी नहीं हो सकी, अब मैं किसी की नहीं होने दूंगा, वो वाले थॉट्स जब आते हैं ना, तो आदमी उस समय नहीं सोचता कि मैं साइबर अपराध कर रहा हूँ। धारा 67 में 3-3 साल की जेल है इसमें।
लेकिन वही वाली बात है, ये हो गया ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी डिजिटल रिलेशनशिप्स में बहुत केयरफुल रहें। दूसरा, जिसका अगर सोशल मीडिया अकाउंट पब्लिक है तो उसमें फैमिली की फोटोज़ हैं, पर्सनल फोटोज़ हैं, काफ़ी सारी फोटोज़ होती हैं, और अब हम देख रहे हैं जैसे डीप फेक Deepfake बन वीडियोज़ रहा आ है। रहे हैं, तो वो कितना सेफ है स्पेशली फॉर गर्ल्स? आ रहे हैं इंसिडेंसेस, तो पकड़े भी जा रहे हैं। बचने का तरीका ये है कि आप अपनी प्राइवेसी पे ध्यान दें, अपने अकाउंट्स पे, और वाटर मार्किंग करें अपने हर कंटेंट पे, बहुत ज़रूरी है। और वाटर मार्किंग ऐसी हो जिससे कि वो कोई एआई भी उसे इतनी आसानी से ना हटा सके। तो वाटर मार्किंग, जैसे मैं अपना वीडियो डालूंगा तो बैकड्रॉप में उसमें कुछ मैंने लोगोस या कुछ ऐसा इम्प्रिंट कर दिया। आज की तारीख में वैसे कई टूल्स बन गए हैं जो डीप फेक को पहचान लेते हैं। अब तो डीप फेक से एक और थ्रेड जो बच्चों में आ रही है, फीमेल्स में खासतौर से आ रही है, जहाँ पे वो गलत वाले जो बनाते हैं, इनअप्रोप्रिएट, वो बनने शुरू हो गए हैं। वॉइस क्लोन होनी शुरू हो गई है। तो लौट फिर के ये सब देखते हुए यही आ रहा है रिजल्ट कि भाई एक जीरो ट्रस्ट वाला बिहेवियर अब तो जरूरी इस पे है। गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही है कि डीप फेक जो कर रहे हैं, जो गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, उस पे कोई एक्शन हो? हाँ, इमीडिएट ब्लॉक कर रहे हैं ऐसे कंटेंट को, जैसे ही रिपोर्ट किया जा रहा है। पोर्टल्स को बोल रहे हैं, जो ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इंटरमीडियरीज कहते हैं, कि आप भी अपने एआई की एक तरह की एल्गोरिथम लगाएं जो पहचान सके कि ये रियल वीडियो है या फेक वीडियो है, और उसको फिर आगे वायरल ना होने दें। अगर किसी का डीप फेक बन गया, उसको क्या करना चाहिए? इमीडिएट रिपोर्ट करना चाहिए cybercrime.gov.in पे। भारत सरकार ने आपको एक 1930 तो दिया है, फ्रॉड वार्ड। इमीडिएट आप कॉल करोगे, आप देखना कितने लोगों के पैसे बच जाते हैं। अभी किसी के 5 लाख रुपए गए थे, 3.5-380 के करीब बच गए सिर्फ 1930 पे कॉल करने से। तो 1930 है, और एक cybercrime.gov.in है। आप फॉरन कंप्लेन कराइए, साइबर सेल के थ्रू आप पे मैसेज आएगा, आप साइबर सेल जाके मिलिए, उनको वीडियो दिखाइए। भारत सरकार ने पुलिसिंग के लिए ऐसे अब कई नए पोर्टल्स बना दिए हैं, जिसमें पुलिस के पास उनके नोडल्स बन गए हर स्टेट में। जहां भी ऐसा कोई गलत कंटेंट होगा जो कानून का उल्लंघन है, उसको इमीडिएट ब्लॉक करने का उनके पास ऑनलाइन पावर है। पहले ये नहीं कि आप पहले कांटेक्ट करेंगे, वो कहाँ बैठा है यूएस में, 3 दिन लगेंगे कांटेक्ट करने में, 4 दिन, ऐसा नहीं होगा। अभी बटन दबेगा कि ये गलत है, अभी वहां से रिजल्ट आएगा कि इसे हटा दिया गया। अगर मेरे पास जैसे कोई फ़ोन है, उसमें बहुत सारी गैलरी में बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, मैंने फ़ोन फॉर्मेट कर दिया, फैक्ट्री रीसेट किया और मैंने किसी को बेच दिया, तो क्या वो फ़ोटोज़ रिकवर हो सकती हैं? देखिए, ये एक फोरेंसिक का सवाल है और इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स और डूज एंड डोंट्स होते हैं। लेकिन अगर आप एक फैक्ट्री रीसेट करके अपना डिवाइस दे रहे हैं तो वो एक तरह से क्लीन हो गया, ठीक है। एंड डिलीट इज नॉट द राइट ऑप्शन। आपने डिलीट करके दे दिया, वो गलत है। वो रिकवर किया जा सकता है। तो फैक्ट्री रीसेट इज द ऑप्शन। जैसे व्हाट्सएप में एक नई सुरक्षा आ गई, आप अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या चैट्स हैं, उसमें एडवांस चैट प्राइवेसी ऑन कर सकते हैं। ये करने से 3 चीजें नहीं होंगी। एक, ऑटोमेटिकली मीडिया डाउनलोड नहीं होगा गैलरी में। 2, मेटा एआई कोई आपकी बातचीत को नहीं देखेगा। और 3, आपकी चैट्स को कोई एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। व्हाट्सएप की हम बात कर रहे हैं, तो कभी ऐसा होता है जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हुआ, इतने व्हाट्सएप फॉरवर्ड आए उस टाइम पे कि उसी के साथ कोई इमेज या कोई वीडियो भी आ रही है, तो लोगों को लग रहा है कि ये कोई नई वीडियो आ रही है। बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, फैमिली ग्रुप, सबका कॉलेज क्लिक ग्रुप, कर दिया, तो सब लोग क्लिक करते हैं या फिर ऑटो डाउनलोड हो रहा है मीडिया? ऑटो डाउनलोड तो आप हमेशा ऑफ रखिए। तो क्या इमेज से भी कोई वायरस आता है? एक टेक्निक है स्टेगनोस्प्लॉइट, ये हैकर्स ने यूज करी टू एम्बेड अ मैलवेयर। व्हाट्सएप ने इसको पैच किया, तो यहाँ पे भी हमारा वो पहला नुस्खा साइबर हाइजीन का बहुत काम करता है। क्या आपका व्हाट्सएप अपडेटेड है? क्या आपके सारे ऐप्स अपडेटेड हैं? क्या आपका ओएस अपडेटेड है? तो इन्हें हमारे भाषा में ना छेद कहा जाता है, वल्नरेबिलिटीज। हमने अपने वर्जन्स पैच नहीं किए और पुराने वर्जन पे काम कर रहे हैं, तो हाँ, इस तरह के अटैक मुमकिन हैं कि फोटो क्लिक करते ही, तो अभी तक तो APK लिख के आता था, अगर मैं APK को बाउंड कर दूं फोटो में और फोटो क्लिक करते ही वो APK ऑन हो जाए, तो मेरा तो काम हो गया ना। तो ऐसा भी देखा गया है कि फोटो के साथ एक लिंक भेज दिया। तो ये एक तो ऑटो डाउनलोड आप हमेशा ऑफ रखिए, सिलेक्ट करिए क्या डाउनलोड करना है। देखिए, भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम ये किया, साइबर दोस्त तैयार किया। साइबर दोस्त आप किसी भी जगह फॉलो कर सकते हो, इंस्टा पे, फेसबुक के। मैं चाहता हूं लोग साइबर दोस्त को ऐसे दिन में 2 या 3 बार खोलें, उनके लेटेस्ट पोस्ट और रील्स देखें, हमारे रील्स देखें। मैं हाथ जोड़ जोड़ के बताता हूं कि भाई देखो, ये नया अपराध हो रहा है, ये इससे बचो, इससे बचने का ये तरीका है। अपने व्हाट्सएप को ऐसे देखो ना, उसको वो भी देखो, वो जो डांस वांस करते हैं आप, जो अच्छी रील्स देखते हैं,
यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग वाओ, ये भी देखो, लेकिन ये भी तो देखो। तो देखिए, जागरूकता का तरीका ये है कि आपका जो कंजम्पशन है कंटेंट का वो सही होना चाहिए। जो चीज़ आपको नहीं पता, आप कहते हो यार हम टेक सेवी नहीं है, लेकिन मोबाइल तो चला रहे हो। कौन कौन सी एप्स हैं जो फ़ोन में होनी चाहिए, जो मैंडेटरी है कि ये तो आपके फ़ोन में होना ही चाहिए, और कौन कौन सी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? देखिए, नहीं होने के लिए तो बहुत लंबी लिस्ट है, और हम भारत सरकार में कई तो बैन करते रहते हैं। और जागरूकता, अब जैसे आजकल ये नकली लोन ऐप्स ने बड़ा परेशान किया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आरबीआई, बैंक्स, सेबी, एनएसई, ये वो ऑथराइज बॉडीज़ हैं जिनके जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं या ऐप्स हैं, आप उन्हीं से ट्रांजैक्शंस करें, सेविंग्स करें, म्यूचुअल फंड्स करें या शेयर्स में निवेश करें डीमैट अकाउंट्स के थ्रू और बैंक्स के थ्रू। मुझे ज़रूरत होती है लोन की, गाड़ी खरीदनी थी, मैंने अपने बैंक से बात करी, उसका पूरा प्रोसीजर फॉलो किया, हमें लोन मिल गया, गाड़ी भी आ गई हमारी। अब आज हज़ारों ऐप्स बन जाते हैं, इजी मनी, क्लिक हेयर, लोन अभी। अब पता चला वो ऐप ही फर्जी था, वो ऐप मेरा सारा डेटा ले गया, फ़ोन का डेटा ले गया। उसके बाद मेरे को दिए थे उसने 3,000 रुपये, मुझसे मांग रहा है 30,000 रुपये, और अगर मैं नहीं दे रहा हूँ तो गंदे गंदे फ़ोन आ रहे हैं, मुझे धमकियाँ आ रही हैं। और जो मेरा डेटा लिया उसने, फ़ोन में से निकाल लिया, वो सब मेरे रिश्तेदारों को गंदा गंदा करके भेज रहा है। पता चला मुझे मेंटल टॉर्चर हो गया। तो आज ऐसे हज़ारों ऐप्स हैं जिनको हम बिल्कुल ज़ीरो, मतलब कहते हैं आपको टच ही नहीं करना है। वो ऐप जो आपसे फालतू की परमिशंस मांग रहा है, मत इंस्टॉल करिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। दूसरी बात जो होने चाहिए, तो भाई देखिए, आपका अपना ओएस अपडेटेड होना चाहिए। आजकल सिक्योरिटी में भारत सरकार ने जैसे एक मोबाइल कवच, एम कवच एक ऐप बनाया है एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए। हमारी एक भारत सरकार की वेबसाइट है csk.gov.in, साइबर स्वच्छ केंद्र। आप वहाँ जाइए, टूल्स बने हुए हैं, सिक्योरिटी टूल्स। वहाँ पे ये सीडैक हैदराबाद द्वारा बनाया गया मोबाइल ऐप है, आप ये रखिए। आप अपने फ़ोन में संचार साथी रखिए, ठीक है। आप अपने फ़ोन में डिजी लॉकर रखिए। कोई लॉकर सेफ है? बिल्कुल सेफ है। अब मैं सारा काम डिजी लॉकर से कर रहा हूँ। मैं अपने फ़ोन की फ़ोटो गैलरी में आधार और पैन कार्ड नहीं रखता हूँ, क्योंकि जब मैं रोज़ सुन रहा हूँ कि फ़ोटो गैलरी चोरी हो गई, अब अगर मेरा आधार पैन चोरी हो जाएगा तो उसका 100% मिसयूज़ हो सकता है। तो हमने क्या करा, डिजी लॉकर में अपने सारा ड्राइविंग लाइसेंस, अभी गाड़ी पे रोक लिया, यहाँ पे भाई साहब ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए, ये रहा डिजी लॉकर। गाड़ी की आरसी दिखाइए, ये रहा डिजी लॉकर। और मैंने डिजी लॉकर में नॉमिनी भी बना दिया अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को। भगवान ना करे कल को कुछ हो तो मेरा जो आइडेंटिटी है वो मेरा परिवार एक्सेस कर सकता है। तो ये अपनी खुद की समझ है, लेकिन हाँ, आई वुड सजेस्ट कि डिजी लॉकर रखें, एम आधार रखें। मैंने अपना बायोमेट्रिक लॉक किया हुआ है एम आधार पे। अब आज मैं एक सरकारी काम से गया, मुझे अंगूठा लगाना था, मैंने बायोमेट्रिक अनलॉक किया, अंगूठा लगाया, ऑटोमेटिकली 9 मिनट में बंद हो गया। उसके बाद दोबारा लॉक नहीं दबाना, यूज़ करने के 9 मिनट के अंदर वो बंद हो जाएगा। तो ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं हम आपको ऐप्स के ज़रिए। और एक कोई अच्छा एंटीवायरस, नाम मत पूछिएगा मुझसे क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का प्रचार नहीं करूंगा। ये आप किसी भी एक्सपर्ट से या अच्छे एडवर्टिजमेंट से राय ले सकते हैं। एक अच्छा एंटीवायरस अगर आप अपने फ़ोन में लोड कर लें तो ये जो रोज़मर्रा के वायरसेस और ये सब आ रहे हैं, इनसे आप बच सकते हैं। आपने बोला कि जेंडर बेस्ड स्कैम्स भी होते हैं, तो वो जेंडर बेस्ड स्कैम्स क्या क्या हैं? तो देखिए, आजकल एक तो मैट्रिमोनियल और रोमांस स्कैम। इसमें क्या मोडस ऑपरेंडी है कि आपने प्रोफाइल डाली कि साहब मुझे शादी करनी है, आपने वो प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, आपको एक आदमी मिला, बड़ा अच्छा लगा, मैं डॉक्टर हूँ, अमेरिका में हूँ, आपने प्लेटफॉर्म छोड़ के अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया, और उसे बड़ी जल्दी होगी आपका व्हाट्सएप नंबर जानने की या टेलीग्राम नंबर जानने की। और जैसे ही आप बाहर जुड़े, आपने वो प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, तो उसने आपसे बातचीत शुरू करी, आपको वीडियो कॉल पे बड़ा सुंदर से माता पिता दिखा दिए, अपना खूबसूरत सा घर दिखा दिया। आजकल आप यहाँ बैठे बैठे मैं आपको AI से कुछ भी बना के दिखा सकता हूँ। अब या मेरे लिंक्डइन पे देखेंगे, हमने एक वार्निंग डाली है, यहाँ तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का भी एक डीप फेक बना हुआ है, 21,000 रुपये लगाइए और 17 लाख रुपये दिखवाइए। तो कुछ भी हो सकता है। तो उसने वीडियो दिखाया आपको, बात अच्छा लगा, वीडियो आपको अपने बारे में बताया, बड़े कैजुअली बता दिया कि मैं सिर्फ 2-3 करोड़ रुपए महीना कमाता हूँ। तो ये भी इम्प्रेसिंग हो गया, करीब 2-3 करोड़ रुपए। 2-3 दिन आपसे बात करिए, बड़ी डिसेंटली बात करिए, आप बहुत अच्छी हैं, कैसा काम करती हैं, बहुत अच्छी हैं आप, बहुत प्यार से बात करिए, कोई वल्गर बात नहीं करिए जिससे कोई रेड फ्लैग हो। 4-5 दिन में कंफर्ट लेवल आ गया, आपसे बर्थडे पूछिए, आपने बर्थडे बताई तो हो आपकी तो बर्थडे लास्ट मंथ निकल गई, नो आई शुड मेक इट अप फॉर इट, मुझे कुछ करना पड़ेगा। आपने कहा नहीं 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 कुछ नहीं, अच्छा चलो मैं अभी रखता हूँ, मैं बिजी हूँ। अगले दिन सुबह आपके पास व्हाट्सएप पे फोटो आती है, ऐसे हाथ से खींची हुई, जैसे होता ना, प्रोडक्ट लिया ऐसे खींच दिया हाथ से, एक फोटो। अच्छा, उन फोटोज में क्या है, आपने नाम सुने होंगे,
राडो, रोलेक्स, डेविडॉफ, लुई विटॉन, अरमानी, गुच्ची, गुच्ची का चश्मा, प्राडा, ऐसे करके कुछ फोटोज आ गई। नया आईपैड का बॉक्स, मैकबुक प्रो का बॉक्स, सब आ गया, और एक बड़ी वाली एप्पल वॉच। और फिर एक पैकेट आया जिसमें पार्सल, आपका नाम लिखा है। आपने कहा ये सब क्या है? अरे नहीं, बर्थडे, आई एम सेंडिंग अ गिफ्ट फॉर यू, नथिंग। अब अगले दिन काम पे नहीं, आपका फोन बजा, फोन पे कस्टम से बोल रहे हैं। मैंने हाँ बोलिए, ये मिस्टर सो एंड सो ने आपके लिए गिफ्ट भेजी। हाँ हाँ हाँ, वो मेरे लिए गिफ्ट भेजी। ये गिफ्ट्स आ गई हैं, इसमें ड्यूटी जमा नहीं हुई है, इसे स्मगलिंग कहते हैं, फलानी धारा फलाने इसमें धारा में आपके खिलाफ कंप्लेंट की जा रही है। आप तो घबरा गई, आपने फटाक से उसे मैसेज किया, भाई ये क्या है भाई? अरे यार सॉरी, मैं तो भूल गया ड्यूटी पे करना, और मैं तो आज ही फ्लाइट पकड़ के लंदन चला गया। और उसने आपको फौरन एक बोर्डिंग पास भेज दिया, नकली है वो लेकिन चलो भेज दिया। उसने आपको विश्वास दिलाया कि देखो भाई, मैंने तुम्हारी गिफ्ट्स के लिए 70 लाख रुपए खर्च किए, ये तो सिर्फ 6 लाख की ड्यूटी मांग रहे हैं। काम करो, एक दिन की बात है, मैं कल पहुंच जाऊंगा, मेरे पास अभी एक्सेस नहीं है, मैं तुम्हें ये ड्यूटी ट्रांसफर, और अगर नहीं किया तो अननेसेसरली देखो तुम पे लीगल कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, पुलिस बुलाएगी, और मेरा 70 लाख रुपया डूब जाएगा, वो सब जब्त हो जाएगा। तो अब इमोशनल हुकअप तो हो ही गया है हमारा, हम एक दूसरे के बारे में अच्छा सोच ही रहे हैं, आगे की बात सोचने लगे हैं। तो आपने वो 6 लाख रुपए जमा कर दिए। दिस इज अ गिफ्ट स्कैम। बहुत सारी कंप्लेंट्स। और ये किसके थ्रू किए 6 लाख रुपए जमा? ऑनलाइन? आपको उसने एक अकाउंट भेजा, बोले ये कस्टम वाले बता रहे हैं, आप इस अकाउंट में जमा कर दीजिए। यार कस्टम वाले ऐसे कभी ड्यूटी नहीं लेते, और जानबूझ के वो क्या नाम लेगा, अगर आप दिल्ली की रहने वाली हैं तो कहेगा मैं चेन्नई एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ, कहीं आप एयरपोर्ट ना आ जाएं। आप समझ रहे हो ना? जो चेन्नई क्यों उतरे? बोले वो यहाँ पे स्टॉप ओवर हो गया फ्लाइट का चेन्नई, अब मैं यहाँ से दूसरी फ्लाइट ले रहा हूँ तुमसे मिलने आने के लिए दिल्ली। ऐसे करके ये बातें कर। तो ये एक जेंडर बेस्ड स्कैम बड़ा कॉमन है। बॉयज के साथ हनी ट्रैप्स बहुत कॉमन है। खूबसूरत लड़की दोस्ती करेगी, आपको वीडियो कॉल करेगी, वो न्यूड वीडियो कॉल होगी, आप अपने फोन्स को ऐसे उठाते हैं, ऐसे, यहाँ पे एक सामने तस्वीर होगी, वो स्क्रीन रिकॉर्ड करेगा और फिर आपके साथ ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी। इससे हनी ट्रैप। तो कभी भी एक अननोन वीडियो कॉल में अपना फेस ना दिखाएं, बल्कि इंटरटेन ही ना करें। कोई आपको जानता नहीं है और सीधे आपको वीडियो कॉल कर देगा और आप उठा भी लेंगे। नहीं भाई, आप काट दीजिए, आप ऑडियो कॉल पे पूछिए कौन है भाई, क्या बात करना चाहते हैं, जब तक वेरीफाई ना हो। और नहीं तो अपना चेहरा ही मत दिखाइए, आप उठाइए, ऐसे उठाइए, उसे छत देखने दो पहले पहले देखो सामने कौन है, और या फिर अपना थंब लगा लीजिए कैमरा। उसके बाद ब्लैकमेलिंग स्टार्ट होती है, खूब ब्लैकमेलिंग, और लोग डर जाते हैं, कुछ लोग पैसे जमा कर देते हैं। ऐसे केस में क्या करना चाहिए? cybercrime.gov.in। कोई ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है, और ऐसा कंटेंट किसी भी पोर्टल पे डाला भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उनके यहाँ भी न्यूडिटी और पोर्नोग्राफी के लिए 0 टॉलरेंस है, उन्हें बस रिपोर्ट करने की देर है। तो ब्लैकमेल नहीं होना है। मैं बच्चों को भी कहना चाहूंगा, मेरे पास ऐसे बहुत मामले आते हैं और उनका रीजन क्या होता है, पापा मम्मी से डर। अरे तुम उस एक अनजान आदमी से नहीं डर रहे जिसने तुम्हारे साथ गलत किया, और तुम अपने पापा मम्मी से डर रहे हो। अरे ज्यादा से ज्यादा डांटेंगे, थोड़ा जज करेंगे, लेकिन एट द एंड तुम्हें बचाएंगे वही। तो अगर कभी भी मेरा कोई बच्चा छोटा, खासकर ये बच्चे आजकल बहुत बेवकूफियां कर रहे हैं, फ्रेंडशिप कर ली, कुछ फोटो शेयर कर दी, फिर वो ब्लैकमेल होते हैं, डरिए मत, रिपोर्ट करिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तक कह दिया है कि अगर बच्चों से रिलेटेड अश्लील सामग्री है तो उसको देखना, डाउनलोड करना, स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और डिस्प्ले करना, ये कानूनन अपराध है, पॉक्सो में और आईटी एक्ट में। ये बात सबको ध्यान रखना चाहिए। व्हाट इज बच्चा? बच्चा बिलो 18 इज अ बच्चा। हमारे यहाँ इसको CSAM कहा जाता है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल। तो अगर कोई 18 साल से कम के बच्चे को कोई गलत तस्वीर के लिए या गलत कृत्य के लिए ब्लैकमेल कर रहा है, तो इसका मतलब वो डिस्प्ले कर रहा है, सेव कर रहा है, स्टोर कर रहा है और फॉरवर्ड कर रहा है। ये चारों आईटी एक्ट में भी और पॉक्सो में भी अपराध है। मिनिमम 5 साल की जेल है और नॉन बेलेबल वारंट है इसमें। तो इमीडिएट कंप्लेंट करें। और देखिए, भारत सरकार ने एक और अच्छा काम किया। ये जो वेबसाइट है cybercrime.gov.in, इसमें महिलाओं और बच्चों का जो बटन है उसमें एक और बटन ऐड किया, रिपोर्ट एनोनिमसली। एनोनिमसली मतलब आप अगर डर रहे हो अपना नाम किसी भी रीजन से, आप हमें बस ये बताओ क्राइम कौन कर रहा है, उसकी डिटेल दो, हम आपसे आपकी डिटेल नहीं मांग रहे हैं। तो वो भी एक ऑप्शन है हमारे पास। रिपोर्ट पर कई बार जो नंबर होता है वो किसी का मोबाइल नंबर नहीं है, वो इंटरनेट कॉल होता है, तो वो सब ट्रेस हो जाती हैं। इंटरनेट कॉल्स, VoIP कॉल्स, अगर आप एक वो वर्चुअल नंबर कहते हैं हमारी भाषा में,
हाँ हाँ, सब ट्रैकेबल है। एनीथिंग यू आर डूइंग ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, मेहनत लगेगी, तरकीब थोड़ी डिफिकल्ट होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो ट्रैक ना हो। और उसका परसेंटेज कितना है कि किनका? प्रॉपर ट्रैकिंग हो रही है? खूब हो रही है, पकड़े भी जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको इसका उदाहरण दूं कि लास्ट ईयर भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने ये आदेश दिया कि हर विभाग से, पुलिस के विभाग से ऑफिसर्स को एक एग्ज़ाम्स के द्वारा चुना जाएगा और उनको साइबर कमांडो की ट्रेनिंग दी जाएगी। बड़े बड़े जो हिंदुस्तान के एकेडमियाज़ हैं, जैसे IITs हैं और इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को बुला के 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। टारगेट है 5 लाख लोगों को ट्रेन करने का। तो मैं अभी कितने अपने ऑफिसर्स को जानता हूं जो ये प्रशिक्षण लेके आए हैं और अब वापस अपने राज्य में और अपनी स्टेट में और अपनी पुलिस में काम कर रहे हैं। अगर किसी के साथ साइबर क्राइम हो गया बाय चांस, पैसे चले गए, रिकवर हो पाते हैं? वो परसेंटेज अब कम होती जा रही है दिन पे दिन, क्योंकि समय बढ़ता जाता है और ऑनलाइन पैसा बहुत तेज चलता है। ये बिजली की स्पीड से चलने लगा है। आप करके देखिए, मैंने अभी आपको पेटीएम किया या कोई वॉलेट दिया, जैसे ही ओके दबाया वो ग्रीन टिक आया, आपके वॉलेट में पैसा आ गया। तो थोड़ी सी चैलेंजेस हैं, रिकवरीज हैं, ऐसा भी नहीं कहूँगा नहीं है, बट जैसे जैसे आपका कंप्लेंट का समय बढ़ेगा रिकवरी के चांसेस कम होते जाएंगे। होगी लेकिन कम होगी। तो जैसे अभी आपको रियलाइज हुआ करते ही कि मेरे से गलती हो गई, अगर आप फौरन 1930, हम पहले उसे गोल्डन आवर्स कहते थे 24 घंटे को, बट चलो अभी भी कहते हैं, लेकिन अब वो 24 घंटा रिड्यूस होके कम ही कम होता जा रहा है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि भगवान ना करे अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, 1930 पे कॉल करें। कई बार लोग कहते हैं कि साहब 1930 लग नहीं रहा है, हो सकता है वॉल्यूम बढ़ जाए, हमारी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, लाइन बिजी हो जाती है। तो आप हमारे पोर्टल पे भी कर सकते हैं, हमने अलग से बटन दिया है फाइनेंशियल फ्रॉड। और सुनो, जिनके साथ नहीं हुआ है ना, उनको भी मैं ये राय दे रहा हूँ कि एक बार डमी उसको देख तो लो कि कैसे भरा जाता है। पैनिक होता है कि क्या हो, जब पैनिक होता है ना, आप घबराए हुए होते हो, आपका पैसा चला गया, तो किसी से काम नहीं होता है। ये हम ह्यूमन हैं, हम कंप्यूटर नहीं है, हम लोग इमोशनल लोग हैं। जब हमारे साथ दुखद घटना घटती है ना, तो हमसे फॉर्म भी ठीक से भरने में हाथ कांपते हैं, घबराते हैं। तो इसी के लिए मैं समझा रहा हूँ, वैसे बड़ा सिंपल है वो, इसीलिए हमने 1930 बनाया है। हमारे हर स्टेट में, राज्य में पुलिस ऑफिसर्स ट्रेंड बैठे हुए हैं, वो कॉल उठाएंगे, आपको पहले तो शांत करेंगे और आपको ये देंगे दिलासा कि आप परेशान ना हो। बताइए कितने पैसे कटे? बोले इतने। कैसे? ऐसे। बोले किस UPI में दिया? अब उनको UTR नंबर नहीं पता, तो हम उनको सिखाते हैं SMS देखो, वहाँ जहाँ लिख के आए ना 2000 क्रेडिटेड टू सो एंड सो अकाउंट, उसमें एक बहुत लंबा सा नंबर है, वो पढ़ो, वो लिखवाओ। तो ये चीज़ें आपको पता हो, आप पे अपने खाते की डिटेल हो हाथ में, जो पैसा कटा है उसकी पूरी डिटेल हो, टाइम, डेट, और जैसे ही एक बार सिस्टम में जाता है, वो सिस्टम फिर ऑटोमेटिकली काम करता है। वो धाड़ भागता जाता है और सारे बैंकों को सूचित करता जाता है कि भाई ये जो पैसा है ये चोरी का है। और जैसे ही वो रास्ते में दिखता है उसको वहीं पकड़ लेते हैं, जिसको हमारी भाषा में होल्ड कहते हैं। तो अब आप पे मैसेज आना शुरू होता है कि आपके 2 लाख का नुकसान हुआ था, अभी तक आपके 1,20,000 रुक गए हैं। तो जब ये तसल्ली हो जाती है कि इतना पैसा रुक गया है, तब आप अपने पुलिस अधिकारी से मिलिए, वो आपको प्रोसीजर बताएंगे। आप एक वकील लीजिए, वकील आपका कोर्ट में जाके एक वो पेश करेगा कि भाई ये मेरी चोरी हुई थी, ये बरामद हो गई है, कृपया इसे मुझे वापस दे दिया जाए। बस वो प्रोसेस है। जैसे ही वो लेटर मिलता है, वो बैंक के पास जाता है और बैंक आपका वो पैसा रिलीज कर देता है। मैंने जितनी आसानी से बताया, ये इतना आसान कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि कंप्लेंट्स बहुत हैं, वॉल्यूम बहुत हैं, और साइबर थानों में हम पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो कभी कभी अगर प्रेशर आ जाए तो उस प्रेशर से परेशान ना हो। अगर आप पे मैसेज आया है कि आपका पैसा बच पाया है, जब नहीं बच पाता है तो फिर पुलिस दूसरा का फेज 2 में एंटर होती है, यानी कि उनको पकड़ना शुरू करती है। और जब पकड़ते हैं और वो कोर्ट में पेश होते हैं, तब कोर्ट देखता है कि इनके पास रिकवरी के लिए हमारे पास क्या बचा है। ये तो रही साइबर क्राइम की बात। कभी गलती से किसी ने पैसे सेंड कर दिए, किसी और को भेजना था, पर्सन A को भेजना था, पर्सन B को चला गया, तो उसके लिए भी UPI रिड्रेसल है हमारे पास।
आज यूपीआई से ये गलतियां होती हैं, तो पहली बार आप स्पेलिंग वेलिंग और नंबर वंबर देख के करिए, लेकिन कई बार हो जाती है। जनरली सपोज किसी ने दे दिया 10,000 रुपए, गलत ट्रांसफर हो गए, आपने उनको फोन किया कि गलती से हो गए, उन्होंने मना कर दिया कि मैं आपको वापस नहीं देखिए कर इसमें रहा। पुलिस तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन जो बैंक्स हैं उन्होंने एक रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया है। हमारी जो यूपीआई की एनपीसीआई की ऑफिशियल साइट है, उस पर कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म का बटन बना हुआ है। आप वहाँ जाएं, वहाँ एक फॉर्म बना हुआ है, पेमेंट बाय मिस्टेक, और उस मिस्टेक में आप वो पूरी डिटेल भरिए, किसको दे दिया, कब दे दिया, कैसे दे दिया, देन उसका रिड्रेसल होता है। बट इसमें इट इज़ म्यूचुअल। अब अगर मेरे पास आ जाता है, लेकिन अब इसमें देखो गरिमा, दिक्कत क्या है कि यही वाले तरीके का ना लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं। फ्रॉड कैसे कर रहे हैं कि फोन, जैसे आप बताएं थी, फ़ोन आया, अरे बेटा रक्षित मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ। मैंने जी अंकल, अरे मुझे ना तेरे पापा को पैसे भेजने थे और तेरे पापा को तो यूपीआई आता नहीं, तो बोले मेरे बेटे को दे दो। हाँ। मैंने अच्छा अंकल, और वो नाम भी मेरे पापा का लेगा, दोस्त भी पापा का ही बताएगा। बोले देख मैंने तेरे को 20,000 भेजे, तो मेरे पास एक मैसेज आ गया, बिल्कुल जैसे गूगल पे नहीं आता है मैसेज कि 20,000 रिसीव्ड। अच्छा साहब, फिर अच्छा मैं 5 और दे रहा हूँ। अरे बेटा मैंने 50 दे दिए, एक जीरो गलत दब गया, तू जल्दी से 45 वापस कर दे। वो जल्दी इमरजेंसी फोन। पर क्या वो पैसे आते हैं? हाँ, नहीं account आते हैं, में? आप बैंक सिर्फ- खोल के देखो, आया ही नहीं है, वो नकली मैसेज है। तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। कोशिश करते हैं, अगर कोई समझदार होता है तो वो वापस कर भी देता है कई बार उसी अकाउंट में, और नहीं तो वो कहता है कि आप पुलिस के पास जाइए। पुलिस की, क्योंकि हमें लगता है कि भाई एक लीगल बीच में सिस्टम होना चाहिए। मैंने आज वापस कर दी, कल को मेरे पे इल्ज़ाम लग गया। दूसरी बात, इसीलिए यूपीआई रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया गया है कि ये गलतियाँ। लेकिन मैं लोगों से फिर भी कहूँगा कि जब भी आप यूपीआई करो, आराम से नंबर, स्पेलिंग, अगर आपकी पास की नज़र कमज़ोर है चश्मा लगा लीजिए। आपको रक्षित को करना है, आपने राकेश को दे दिया, तो भैया इसमें राकेश की कोई गलती नहीं है, उसको तो पैसा मिला, वो तो बड़ा खुश हो गया, बोला ऊपर से टपका मेरे पास पैसा। हैकिंग कितने टाइप की होती है? बहुत सारे तरीके की हैकिंग्स हैं। एक हैकिंग है कि मुझे आपका पासवर्ड मिला, मैंने आपको लिंक भेजा, आपका पासवर्ड चुरा लिया, पासवर्ड चुरा के आपके खाते में घुस गया, अब वहाँ से मैंने कुछ डिटेल्स चुरा ली और आपके ऊपर क्राइम हो गया, तो ये एक हैकिंग हो गई। मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट को जिसने बनाया था वो बेचारा पुराना प्रोग्रामर था, उसे हैकिंग के बारे में पता नहीं था, तो उसने सिंपल तरीके से बना दिया था। एक हैकर ने मेरी वेबसाइट देखी, बोले अरे इसमें तो बहुत सारे लूप होल्स हैं। वो अगर वो मुझे बताता लूप होल्स, तो इसे कहते हैं एथिकल हैकिंग, कि हाँ भाई इसने मुझे बताया, मुझसे एक रिवॉर्ड लिया, मैंने उसको अप्रिशिएट किया, एक लेटर दिया, या उसको कोई, आजकल तो लोग बाउंटी भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, $1,000 $2,000 दिए कि अरे भाई वाह थैंक यू, तुमने मेरी बहुत बड़ी कमजोरी लूप होल बताई। और दूसरा होता है जो उसको बर्बाद कर देता है, साइट का डेटा चुरा लेता है, घुस जाता है, वो फिर हैकिंग में टर्म हो जाता है। और हमारे यहाँ आईटी एक्ट में अनऑथराइज्ड एक्सेस एक वर्ड है, तो अगर मैं ऑथराइज्ड एक्सेस ले रहा हूँ, आपने मुझे अथॉरिटी दी कि रक्षित जी ये मेरा सर्वर है, जरा इसे चेक करो, उसमें कोई लूप होल तो नहीं है, मैंने उसे स्कैन किया, हैक किया और उसमें आपको लूप होल्स बता दिए, एथिकल हैकिंग। मैंने आपकी इस वेबसाइट हैक कर दी बिना बताए, और फिर आपको एक्सप्लॉइट किया कि ये लो मैंने आपका डेटा लीक कर दिया, मैंने आपकी वेबसाइट खराब कर दी, ये अपराध है। तो हमारे यहाँ आईटी एक्ट में अनऑथराइज्ड एक्सेस को अपराध माना गया और इस पर सजा भी है। डार्क वेब क्या है? मेरा एक नाम है .com .in .org, इट्स इंडेक्स्ड, हम इसे सरफेस वेब कहते हैं। ये कुल 4% है पूरे इंटरनेट का, 4%, 4%, ये जो हर करोड़ों अरबों साइट्स आप देख रहे हैं। 96% में डीप वेब है। डीप वेब किसे कहते हैं? जैसे आज मेरा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल या मेरा स्कूल है, आप स्कूल में अपना रोल नंबर डाल के अपना रिजल्ट देख सकते हो, पूरे स्कूल का आप पूरे स्कूल में ये नहीं देख सकते मैंने इनको तनख्वाह कितनी दी, ये इस बच्चे का फॉर्म क्या है, इस पिताजी का नाम क्या है, नहीं देख सकता। तो वो सिर्फ कौन देख सकता है? ऑथराइज्ड लोग जो स्कूल में काम करते हैं। जैसे रेलवे है, आप टिकट खरीद सकते हो, बट रेलवे का जो कंप्यूटर सिस्टम है वो तो सब देख सकता है, कौन सी कोच में कितनी टिकट है, किसकी क्या लिस्ट है। तो डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो हम लोग जब इंटरनेट पे चलते हैं तो हमारे वो कहलाता है डीप वेब, जिसमें रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है। और इसी डीप वेब का एक हिस्सा है जो अनइंडेक्स्ड है, वो है डार्क वेब, जिसमें कोई नाम नहीं है, किससे लिया, कौन सी वेबसाइट है, रिलेस पे काम कर रहा है वो, हर आदमी उसमें एक सर्वर है, कौन है कोई नहीं पता किसी को। और वो अनियन राउटिंग पे काम करता है। प्याज होता है ना, प्याज को काट दो तो आपको लेयर्स दिखाई देती हैं, वो ये नहीं पता चलता कौन सी लेयर कहाँ से आई कहाँ चली गई। एंड दैट इज़ हाउ डार्क वेब। और डार्क वेब के ऊपर आज की तारीख में हम लोगों को क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के तौर पे, मतलब टेररिज्म, क्रिप्टो स्कैम्स, हैकर्स, हैकिंग एज ए सर्विस, मतलब आपको हैकर मिल जाएगा, हिटमैन कि भैया इसको मरवाना है, और उनकी एक ही करेंसी है वहाँ, पेटीएम, गूगल पे, ICICI, HDFC, क्रेडिट कार्ड, ये सब कुछ नहीं चलता, वहाँ सिर्फ क्रिप्टो चलता है।
और क्रिप्टो में भी इवॉल्व होते जा रही हैं, वो करेंसीज आ रही हैं जिनका तो रिकॉर्ड भी ट्रैक करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। तो यस, डार्क वेब एक चैलेंज बन रहा है, उसमें बहुत सारी इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, इलीगल वेपन्स हैं, इलीगल करेंसीज हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, डेटा है। जो ये डेटा हम लोग सुनते हैं ना, लीक हो गया, ये जो डेटा चुराया जाता है ये भी वहीं बेचा है, क्योंकि इंटरनेट सर्विस वेब पे तो डाल ही नहीं सकते, इलीगल हो जाएगा वो। तो जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ हो रही हैं। तो क्या गवर्नमेंट भी यूज करती है? गवर्नमेंट मॉनिटरिंग करेगी, बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। अगर आपको पता है कि यहाँ पे डकैत रहते हैं तो पुलिस तो अलर्ट हो जाएगी ना। तो यस, पुलिस अपने तरीके से काम करती है। तो क्या नॉर्मल इंसान भी डार्क वेब को एक्सेस करता करने है? को कोई भी कर सकता है एक्सेस, ऐसा कुछ नहीं है। बस ध्यान रखें क्योंकि घुसते ही डार्क वेब में आपका सिस्टम भी गया। तो यहाँ पे मैं कई बच्चे जो सिर्फ 1-2 वीडियोस देख के चले जाते हैं, इट नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट गाइडेंस पहली बात। और क्यों जाना क्यों है, अगर आप रिसर्च कर रहे हो फॉर सम गुड, आई एम ओके विद इट। बट मुझे डर क्या लगता है कि भाई आप जैसे ही एक क्राइम एरिया में घुसते हो तो फिर आप बच नहीं सकते। तो वो वाली स्थिति मेरे को दिखाई देती है कि आप फिर उस गलत कामों में फंस जाते हैं, आप गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और आप ही का ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब होता है। और अब जैसे जैसे चैलेंज, तो मतलब अगर कोई घुसा उसमें डार्क वेब में, आपको कैसे ट्रैक करेंगे कोई? मतलब आप तक कैसे रीच आउट करेंगे? देखो वो एक बहुत खतरनाक प्रोसेस है और वो आपको समझ में इतनी, मतलब आई कांट टेल इट लाइक दिस। मैं को डिस्प्ले करके दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि क्या होता है। लेकिन मैं सिर्फ एक वार्निंग ही दे सकता हूँ। जैसे हम लोग नहीं लिखते हैं कि यहाँ मत जाइए, तो वही मैं वार्निंग देना चाहूँगा। आपको टेक्नोलॉजी आती है, आपने साइबर सिक्योरिटी में पढ़ा है, आपने डार्क वेब को देखा है और आपने देखा है कि मेरे सिस्टम पे चलाने से मेरे सिस्टम को क्या हो रहा है। क्योंकि देखो नेगेटिव कंटेंट को भी ह्यूमन ब्रेन को झेलने के लिए कुशन चाहिए होता है, शॉक एब्जॉर्बर। हर आदमी नहीं झेल पाता है, हम सबका बिल्ट अलग अलग है। आप इमोशनल हो, मैं इमोशनल हूँ, वो बहुत स्ट्रांग है इमोशनली, सबका अलग अलग बिल्ट है। तो आज ये बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, डार्क वेब से फैसिनेट हो गए, हम भी जाके देखेंगे क्या है ड्रग्स, कहाँ है ये। वो क्यूरियोसिटी बिल्डअप होती है क्योंकि इतनी सारी वेब सीरीज में दिख रहा है, आपको हर जगह कंटेंट वैसा दिख आपको रहा है। लाइव दिखा सकता हूँ, एक सिस्टम पे मैंने डार्क वेब एक्सेस करा और मैं पैरेलल में उसको वो करूँगा स्कैन, उसी सिस्टम को। जैसे ही मैं एंटर करके कोई भी एक साइट खोलता हूँ, मैं दिखाऊंगा कि मेरे सिस्टम पे उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, मतलब मेरे सिस्टम से क्या क्या चला गया, क्या मेरा वेबकैम चला गया, मेरा माइक चला गया, मेरी फाइल्स, कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज़ वाई वी ऑलवेज हैव अ टेक्निकल environment to be trained before you start using all these things। बाकी तो लोग कर ही रहे हैं और सीख रहे हैं और देख रहे हैं। अब तो पुलिस भी कर रही है मॉनिटरिंग डार्क वेब पे, बिल्कुल कर रही है। एक एडवाइस जो आप यंगस्टर्स को देना चाहोगे जो इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, मतलब हर एज ग्रुप को, बच्चों को, फीमेल्स को, मेल्स को, यंगस्टर्स को और सीनियर सिटीजन्स को? देखो जेनेरिक सबके लिए तो कॉमन यही है कि अपना DQ बढ़ाएं, अपनी डिजिटल डाइट को बैलेंस रखें, स्क्रीन टाइम कंट्रोल रखें, टेक्नोलॉजी को एक अच्छा स्लेव बनाएं अपना, उसे मास्टर मत बनने दें, अपने ऊपर हावी मत होने दें। यानी कि मैं एडिक्शन से दूर रहें। मैं गेम खेल रहा हूँ अपने एंजॉयमेंट के लिए, आज मुझे गेम बंद करना है, मैंने बंद कर दिया, ऐसा होना चाहिए। और अगर हम जेंडर स्पेसिफिक बात करें तो छोटे बच्चों में सबसे पहले कंटेंट, एज अप्रोप्रिएट कंटेंट, लिमिटेड स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया एज से पहले यूज़ ना करें। आज इंडिया में उसकी एज रेटिंग 13+ है, फॉरेन कंट्रीज़ में 16 कर दिया है, हमारे यहाँ चलो 13+ है। तो 9, 10, 11 साल के बच्चे उस पर ना जाएं और अनजान लोगों से दोस्ती ना करें और अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर ना करें और किसी भी गेम में पैसे को इन्वॉल्व ना करें। और अगर कुछ चीज़ें ख़रीदनी हैं तो वो पेरेंटल कंसेंट से ख़रीदें। पेरेंट्स ये करें कि बच्चों के डिवाइस में एक अच्छा पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर ज़रूर डालें। गूगल भी देता है बहुत सारी, अब तो मोबाइल्स में इनबिल्ट आने लगा है। जो हमारे टीनेजर्स हैं जो टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये है कि भाई देयर इज़ नथिंग कॉल्ड ईजी मनी, यू हैव टू वर्क हार्ड, नंबर 1। नंबर 2, ये जितने आजकल ये इमीडिएट रिटर्न और भयंकर रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट ऐप्स, स्टॉक ट्रेडिंग ऐप्स आ रहे हैं, इनसे बचें। और डेटिंग ऐप्स पे अचानक से किसी के साथ वीडियो कॉल करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अपनी रिलेशनशिप को जब आप डिजिटल लाते हैं तो उसमें बहुत इंटीमेट और पर्सनल कंटेंट्स को रिकॉर्ड ना करें और रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना एक फ्रेंड के साथ पर्सनल मोमेंट एंजॉय किया, वो आपकी मेमोरी है, उस मेमोरी को ब्रेन में रहने दो, उसको डिवाइस पे मत लाओ। क्योंकि अगर डिवाइस चोरी हुआ, हैक हुआ, तो वो डेटा जब बाहर जाएगा तो दोनों पार्टनर्स के लिए बहुत शर्मसार होगा। और क्या वो डेटा डिलीट होता है?
बहुत मुश्किल है, कहाँ से होगा। अब आज मैंने एक फ़ोटो, गलत फ़ोटो इसी ग्रुप में भेजी, अब 250 मेंबर हैं, 250 मेंबर के फ़ोन में वो सेव हो गई। अब आप एक लाइन लगा के सबका फ़ोन तो चेक नहीं कर सकते ना। अब वो फ़ोटो कब कहाँ कैसे निकल जाए पता। आप सुनिए लोगों से क्या क्या होता है, ऑटो अपलोड हो जाता है कई बार। हमारी गैलरी इतनी भर गई है, मैंने कल एक फ़ोटो खींची, मेरे को एक अवार्ड मिला था तो मैंने उसकी फ़ोटो खींची फ़ोन में कि लाओ चलो मैं शेयर कर दूं अपने फ्रेंड्स के साथ कि देखो मुझे ये मिला है। उसी के बगल में सिमिलर कलर बैकग्राउंड में एक और तस्वीर थी जो मेरे कोई निजी तस्वीर थी। अब हमारा ये पास का चश्मा नहीं लगा था, हमने स्टोरी पे ऐड किया और वो फ़ोटो उसकी वजह क्लिक कर दी। जैसे ही क्लिक करके वो सामने आई, वो बड़ी हुई, तो मैंने देखा अरे ये क्या डाल रहा हूँ, मैंने फ़ौरन क्रॉस किया। मेरे को तो आता था क्रॉस करना। कई बार अगर आप कुछ नहीं करो ना तो वो स्टोरी पे चला जाता है जी। और हम लोगों की व्यूअरशिप ऐसी है कि जब तक हम रियलाइज करें और उसे डिलीट करें, तब तक पता बहुत चला सारे लोग- 40 या 50 लोगों ने देख लिया और डाउनलोड कर लिया, तो क्या करोगे फिर। तो स्टॉप, थिंक एंड पोस्ट, स्टॉप, थिंक एंड कनेक्ट। और कोई प्राइवेट डेटा मत रखिए, किसी गलत लिंक पे क्लिक मत करिए, अपने सारे खातों पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखिए और कोई एपीके फाइल अपने फ़ोन में मत आने दीजिए। और नए नए अपराधों के बारे में जागरूक रहिए। रोज़ अगर आप सोशल मीडिया तो रोज़ ही चला रहे हो, अपना इंस्टाग्राम रोज़ खोल रहे हो, व्हाट्सएप रोज़ खोल रहे हो, तो क्या करना है, एक साइबर दोस्त या रक्षित टंडन का जो चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए, गरिमा जी का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको रोज़ अपडेट्स मिलते रहेंगे, ये नए तरह का अपराध है, ये नए तरह का अपराध है, आप सुरक्षित रहेंगे। तो क्या सीनियर सिटीजन ज्यादा सेफ हैं? नहीं, As per सेफ to- नहीं है। सीनियर सिटीजन्स को सिखाइए भाई। सीनियर सिटीजन्स को आज उनकी लोनलीनेस का तरीका वो बन गया है साधन। बच्चे बाहर हैं, बच्चे बिजी हैं, बच्चे काम में हैं। पहले तो नानी की कहानियाँ होती थी, हम गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाते थे, नानी के साथ टाइम स्पेंड करते थे, तो उनको अपना बुढ़ापा एंजॉय करने में नाती पोतों के साथ बड़ा मजा आता था। आज वो टाइम देखने को नहीं मिलता है, तो उनका आइसोलेशन यहाँ से पूरा हो रहा है और इसमें वो किसी से भी बात कर रहे हैं, किसी से भी कनेक्ट कर रहे हैं और उनको वो सब जेन्युइन लग रहा है। कोई इंश्योरेंस वाला उन्हें कॉल करके कह रहा है कि साहब आपका वो बोनस निकला है, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। सीनियर सिटीजन्स और बच्चे, उनका ब्रेन ना एक ही लेवल पे आने लगता है, हल्के हल्के इनोसेंट हो जाते हैं वो बहुत। सो दे नीड हैंड होल्डिंग। उनको अवेयर करिए और उनके साथ स्लोली अवेयर करिए। आज जैसे हमने इतनी जल्दी जल्दी 3 ये बता दिए, ये जाइए, ये बटन दबाइए, उनके सामने आप ऐसे नहीं समझा सकते उन्हें। उनकी हैंड होल्डिंग, अंकल फ़ोन खोलो, हाँ खोला, व्हाट्सएप। अब वो सेटिंग वाला बटन ढूंढने में ऊपर नीचे देखते हैं 10 बार, हमें तो दिख जाता है। मैंने देखा, नहीं दिख रहा, अरे ये हाँ ये लिखा है सेटिंग, खोलो इसे, ये देखो क्या लिखा है 2 स्टेप। ये 2 स्टेप मालूम है क्या है? बोले क्या है? जैसे अपने घर में 2 ताले लगाते थे ना, अंदर वाले दरवाजे पे और बाहर वाले दरवाजे पे, ये 2 ताले हैं ना। दैट इज द वे यू हैव टू कम्युनिकेट एंड देन वी कैन इंश्योर। और हाँ, उन्हें अवेयर कर दीजिए कि देखिए ये अभी मैंने बड़ा अच्छा वीडियो एक मेरे बच्चे ने बनाया था गुड़गांव पुलिस में, मेरे इंस्टाग्राम पे भी है, गुड़गांव पुलिस ने शेयर किया है। एक रियल केस हुआ, एक बुजुर्ग महिला ने अपने घर पे ऑनलाइन दूध का पैकेट मंगाया, पैकेट खराब निकला, तो उन्होंने वही जो आप बता रही थी, गूगल पे नंबर ढूंढा, जो नंबर मिला उसको फ़ोन कर दिया, उसने उनसे कुछ बटन दबाए, वो बेचारी घबरा गई, देखा 77,000 रुपये उनके निकल गए। तो अब ऐसे लोगों को जब आप ऑनलाइन शॉपिंग या कुछ सिखाते हो तो उन्हें ये भी सिखाओ कि इसमें जब इशू आ जाए तो ये देखो साइड में बटन है, यहाँ पे जाओ। तुमने ऑनलाइन खाना मंगाया, तुम्हारा खाना खराब आया, तो अब फ़ोन पे नंबर मत ढूंढो, इसी में जाओ, ये देखो ये लिखा है, खाने में प्रॉब्लम है, हाँ ये दबाइए, ये दबाइए, ये दबाइए, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो वो वाली अप्रोच चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि ये जितने सीनियर सिटीजन्स के जो भी क्लब्स हों या कुछ हो, और हमारे जो एम्बेसडर्स बन रहे हैं आजकल साइबर सुरक्षा के, वो इस जिम्मेदारी को पूरा करें। और आप जैसे जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, वो आप जैसे लोग अपनी छोटी छोटी सीरीज़ में एक एक टॉपिक को, कि चलो आज हम आपको सिखाएंगे कि ऑनलाइन पेमेंट सुरक्षित कैसे किया जाए, आज हम आपको सिखाएंगे इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों की तस्वीरें कैसे देखी जाती हैं और कैसे उनसे चैट किया। तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प एंड दैट कैन क्रिएट अ सेफर एनवायरनमेंट फॉर। ओके रक्षित जी, अब चलते हैं रैपिड फायर में। जो भी आपके माइंड में फर्स्ट वर्ड आएगा आपको वो बताना है। जी। डार्क वेब। डेंजरस। बिगेस्ट साइबर थ्रेट। डेटा ब्रीच। इनकॉग्निटो मोड। Can be recorded, can be tracked, but it still protects you. Overhyped app for privacy. Every app, I would not name anyone, but yes, privacy is now a myth in digital space. Dangerous scam. Money, when you earn hard-earned money and you lose it, that every scam is a dangerous scam. India's cyber readiness.
We are gearing up now. We are gearing up, and we have proved ourselves in Operation Sindoor also. AI It can be a boon, it can be dangerous. So मैं तो दोनों ही देख रहा हूँ. But मैं फिर यही कहूँगा कि AI is going to be good, but then again make him a good slave. Don't let him be a master. मॉडरेशन ज़रूरी है, एथिक्स ज़रूरी है और सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन ज़रूरी है. इन 3 चीज़ों पे फैसला लेना बहुत ज़रूरी है एआई के लिए. गवर्नमेंट कुछ कर रही है उसके लिए? गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे स्टार्टअप्स तैयार कर दिए हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले लिए हैं. गवर्नमेंट ने एआई की एक कमेटी भी चल रही है जिसमें एआई मॉडरेशन के ऊपर बातचीत शुरू हो गई है और एआई को हम हेविली प्रमोट भी कर रहे हैं अच्छी अच्छी चीज़ों में, जहाँ जो लोगों को, और अब जैसे पुलिसिंग में, फेशियल रिकग्निशंस में और मिसिंग पर्सन के रिकग्निशन में एआई का अच्छा इस्तेमाल हो रहा है. साइबर क्राइम इज़ अ रियलिटी नाउ, इज़ अ रियलिटी. साइबर क्राइम को पहले हमने कभी सीरियसली नहीं लिया और हम ये सोचते थे अरे ये हमारे साथ तो हो ही नहीं सकता है. तो एक सीरीज़ देखी थी, उसमें एक लाइन सुनी थी, सबका नंबर आएगा, आ रहा है. इट्स अ रियलिटी. तो जो नहीं फंसे फिशिंग में या जिनके साथ अभी नहीं हुआ साइबर क्राइम, वो एक मंत्रा कौन सा है जो हमेशा याद रखें? 1 मंत्रा. वर्चुअल वर्ल्ड इज नॉट अ गेम, इट्स योर लाइफ. स्टे सेफ. थैंक यू सो मच रक्षित जी हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच. आपको ये पॉडकास्ट कैसी लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आई होप सो आपके जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, उसका आंसर आपको इस पॉडकास्ट में मिल गया होगा. तो इसीलिए अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो यूज़ बिल्कुल कीजिए, पर साथ साथ सेफ भी रहिए. देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ.